एपिसोड 131 वंश नंदिनी की वाइल्ड किचन इंटिमेसी। स्प्रेड योर लेग्स स्वीट हार्ट। वंश की बात और उसकी डीप वॉइस नंदिनी के बदन में एक तेज सनसनी सी दौड़ा देती है और अगले ही पल वो वंश के सामने अपने पैरों को फैला देती है। नंदिनी के ऐसा करने पर वंश स्मर्क कर देता है, फिर वो उसके पैरों के बीच अपना चेहरा ले जाने लगा। अब आगे किचन स्लैब पर मदहोशी में बिखरी हालत में नंदिनी बैठी हुई थी। तभी वंश ने उसे अपनी डीप वॉइस में कहा, स्प्रेड योर लेग्स स्वीट हार्ट। वंश की ये बात सुन नंदिनी के बदन में एक सनसनी सी दौड़ चलती है, फिर वो वंश के सामने अपने पैरों को फैला देती है। नंदिनी के ऐसा करने पर वंश के चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं और वो इन्हीं भावों के साथ नंदिनी के पैरों के बीच की तरफ झुकने लगा। पर तभी नंदिनी ने अपने पैरों को जोड़ लिया। वंश ने नंदिनी के चेहरे की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए बोला, मुझसे शरारत स्वीट हार्ट। नंदिनी भी वंश को ही देख रही थी और उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो वंश को टीस कर रही हो। नंदिनी के चेहरे के ये भाव देख वंश फिर से बोला, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बात बोलते ही अब वंश ने अपने दोनों हाथों से नंदिनी के पैर पकड़े, उसे थोड़ा अपनी ओर खींचा और उसके पैरों को इधर उधर स्ट्रेट फैलाते हुए सीधे अपने होंठ काफी जोर से उसके सेंसिटिव पार्ट पर रख दिया। वंश नंदिनी के वहां पर स्पीड से चूमना शुरू कर देता है। वंश ने जो किया वो काफी फास्ट था और उसकी यही तेजी जरा से पल में नंदिनी का हाल बेहाल कर देता है। नंदिनी के मुंह से एक गहरी आह निकल जाती है। आहे है वंश समझ रहा था नंदिनी की ये बेहाल वाली हालत तो वो उसे और बेहाल कर रहा था। उसने अपने होठों को हटा, उसके वहां पर अपनी उंगली घुमाने लगा, फिर एक एक कर अपनी उंगली वहां पर प्रेस करते हुए अंदर बाहर करने लगा। नंदिनी एकदम पागल सी हो उठती है। उसकी तेज सांसें, उसके मुंह से निकलती सिसकारियां और उस सिसकी में वंश का नाम उसकी बेचैनी बेताबी को साफ बयां कर रहा था। अम्मा वंश तुम मुझे टीज मत करो, जो करना हो आप जल्दी करो। नंदिनी की बातें वंश सुन रहा था। उसके चेहरे पर गहरे शरारती भाव आ जाते हैं। वो उसकी सेंसिटिव पार्ट से अपनी फिंगर को हटाता है और फिर से वहां पर अपने होंठ रख देता है, फिर अपनी टंग से वहां पर सक्लिक करने लगता है, अपनी टंग को वहां पर अंदर बाहर करने लगता है। वो थोड़ा नंदिनी के सेंसिटिव पार्ट से अपना चेहरा दूर हटाता, फिर तेजी से अपने होंठ वहीं पर रख देता। ऐसा वंश 3 से 4 बार करता है। जब नंदिनी एकदम पसीने से नहा लेती है और बुरी तरह मचलने लगती है जैसे वो अब खुद को संभाल न पा रही हो, तब वंश नंदिनी के वहां पर सॉफ्ट चूमने लगता है। वंश का सॉफ्ट होना नंदिनी को शांत कर देता है। वो अपना सिर ऊपर कर एक गहरी सांस लेती है, फिर वो अपने हाथ को वंश के बालों में फंसाती है और उसके बालों को सहलाने हुए उसे खुद के वहां पर प्रेस करने लगती है। नंदिनी का साथ पाकर वंश खुद में ही मुस्कुरा देता है, फिर वो अपना चेहरा नंदिनी के वहां से हटाता है और नंदिनी के चेहरे के पास उसके होंठों से अपने होंठ मिला देता है। वंश ने नंदिनी के होंठ से अपने होंठ मिलाए ही थे कि तभी नंदिनी खुद उसके होंठों को बेसब्री से चूमने लगती है। नंदिनी की ये बेसब्री देख वंश उसके होंठों पर एक टीजिंग टोन में बुदबुदाता है, मेरे होंठों से खुद को टेस्ट कर रही हो क्या नंदू। वंश की एक ये बात नंदिनी के कानों में गई तो उसने वंश की आंखों में देखा, फिर अगले ही पल उसने वंश की चेस्ट पर हाथ रख उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। खुद स्लैब से नीचे उतरी और अब उसने वंश को उस स्लैब पर धक्का दे दिया। वंश शायद समझ रहा था नंदिनी क्या चाहती है, इसलिए वो उसकी इन हरकतों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वंश उसी स्लैब पर बैठ जाता है। वंश बैठा तो नंदिनी जाकर अपने पैरों को इधर उधर करके उसकी गोद में बैठी गई और उसके नेक को अपने हाथ के पंजे में भरती हुई बोली, अब मैं भी तुम्हें बताती हूँ। इसी बात के साथ नंदिनी अपने होंठ वंश के नेक पर रख देती है। वो उसके नेक को चूमने लगती है, फिर वो उसकी पूरी बॉडी को चूमती है, उसकी चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स। बीच में नंदिनी तेज बाइट भी करती जाती, जो वंश को भड़का रहा था। नंदिनी किसी जंगली शेरनी की तरह वंश पर टूट पड़ी थी। नंदिनी ने खुद के हाथों से वंश की पैंट खोली और उसके हार्ड पार्ट को छूते हुए सहलाने लगी। शेरनी बनी नंदिनी का ऐसा करना वंश को पूरा हिला देता है। वंश आहें भरने लगता है, उसको तेज पसीना आने लगता है और उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज हो जाती हैं। नंदिनी वंश की हालत अपनी तरह कर देती है जैसे कुछ वक्त पहले वो तड़प रही थी। आहे नंदू स्वीट हार्ट फासन अ लिटिल। वंश की ये मांग सुन नंदिनी के चेहरे पर शातिर भाव आ जाता है। वो अचानक ही वंश को छोड़ देती है। वंश को बहुत अधूरा सा फील होता है। वो नंदिनी के बालों कसकर अपनी मुट्ठी में भींचता है, उसके चेहरे को खुद के चेहरे के करीब कर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला,
ये तुमने ठीक नहीं किया स्वीट हार्ट, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ये बोल वंश अपनी गोद में बैठी हुई नंदिनी की कमर को पकड़ता है और पलट जाता है। अब फिर से नंदिनी स्लैब पर बैठी हुई होती है और वंश उसके सामने खड़ा था। वो नंदिनी के पैरों को खींच उसे स्लैब पर लेटा देता है, फिर उसके पैर फैलाता है और उसके सेंसिटिव पार्ट पर अपना हार्ड पार्ट रख एक झटके में उसके अंदर समा जाता है। वंश नंदिनी को एडजस्ट नहीं होने देता और उसके अंदर एक तेज स्पीड के साथ अंदर बाहर होने लगता है। एकाएक नंदिनी की तेज चीख पूरे किचन में गूंज उठती है। आए है वंश प्लीज एस स्लो। नंदिनी की चीख सुन वंश के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरा भाव आ जाता है और वो यूं ही बोला, वाई स्वीट हार्ट, तुमने मुझे अधूरे में छोड़ा था ना, नाउ इट इज माई टर्न। वंश बाहर आया और फिर से तेजी से नंदिनी में समा जाता है। नंदिनी की आंखें एकदम घूम जाती है। वंश, तुम मुझे दर्द दे रहे हो? वेट सम टाइम नंदू, अच्छा लगने लगेगा तुम्हें फिर। ये बात बोल वंश ने नंदिनी के दोनों पैरों को अपने शोल्डर पर रख दिया और फिर से उसमें तेजी से समाता है। नंदिनी कसकर अपनी आंखों को भींच लेती है और एक दर्द भरी सिसकी उसके मुंह से निकल जाती है। वंश नंदिनी के साथ बहुत वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था, जिस वजह से नंदिनी को दर्द हो रहा था, पर जब समय बढ़ा तो नंदिनी की दर्द की सिसकी मीठी आह में बदलने लगी। वो वंश से और डिमांड करने लगी, मिस्टर नोगामी थोड़ा और तड़पाओ न मुझे। नंदिनी की ये डिमांड सुन वंश अपनी दोनों आईब्रो उचका देता है, साथ ही बोला, जो हुकुम मिस स्वीट हार्ट उर्फ मेरी नंदू। वंश नंदिनी के साथ इंटीमेट होता रहता है। कुछ समय बाद वंश वापस स्लैब पर बैठा होता है और नंदिनी उसकी गोद में बैठी हुई उसके नेक पर अपनी बाहें डाले ऊपर नीचे मूव कर रही थी। दोनों अब इस तरह इंटीमेट हो रहे थे। प्लेजर और मदहोशी में वंश और नंदिनी दोनों की तेज सांसें आहें पूरे किचन में गूंज रही थी। दोनों को कोई मतलब नहीं था वो कहाँ और कैसे इंटीमेट हो रहे हैं, बस एक दूसरे को प्यार करने और सेटिस्फाई करने में खोए हुए थे। रघुवंशी मेंशन। एकांश मिष्टी को अपने मेंशन लेकर आया हुआ था। वो दोनों अभी एकांश के रूम में थे। मिष्टी ने थोड़ी परेशानी भाव से कहा, एकांश तुम मुझे यहाँ क्यों ले लाए? रात हो चुकी है, दादी माँ को मैं अगर घर पर नहीं दिखी तो वो गुस्सा करेगी, मुझे यहाँ से जाना। मिष्टी इससे आगे एक भी शब्द कहती तभी एकांश उसके होंठ पर अपनी उंगली रख देता है। शशिश। एकांश मिष्टी को खामोश कर देता है, फिर वो मिष्टी की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता है और वो मिष्टी के कपड़े उतारने लगता है। अचानक एकांश के ऐसा करने पर मिष्टी को बहुत हैरानी होती है, साथ ही वो घबरा जाती है, इसलिए वो एक झटके से एकांश से दूर हो जाती है। पर एकांश फिर से मिष्टी के करीब गया। इस बार उसने मिष्टी का हाथ मरोड़ उसके बेक पर लगा दिया और उसे बेखक कर उसके कान में फुसफुसाता है, जान करने दो न जो मैं कर रहा हूँ। एकांश की ये फुसफुसाती हुई आवाज मिष्टी के रोंगटे खड़ी कर देती है। वहीं एकांश फिर से मिष्टी के कपड़े उतारने लगता है, जिसे मिष्टी अब चाहकर भी नहीं रोक पाती है। मिष्टी ने एक वन पीस उसके घुटनों से नीचे तक की ड्रेस पहनी हुई थी। एकांश पीछे से ही उसके ड्रेस की जिप खोलता है और फिर उसके शोल्डर से एक एक उसकी स्लीव गिराते हुए उसकी ड्रेस उतारने लगता है। जब मिष्टी को एहसास होता है उसकी ड्रेस उसके बदन से नीचे गिर रही है तो वो कसकर अपनी आंखों को भींच लेती है। और मिष्टी अपनी आंखें तब खोलती है जब उसे एहसास होता है जैसे उसके बदन से कपड़े अलग ही नहीं हुए या फिर उसने फिर से कपड़े पहन लिए हैं। मिष्टी थोड़े कंफ्यूजन से अपनी आंखें खोलती है। उसने आंखें खोली तो अब उसने खुद को मिरर के सामने खड़ी हुई पाया, जिसमें एक काफी सुंदर व्हाइट का कलर का गाउन पहने हुए एक परी नजर आ रही थी। और उस परी को देख मिष्टी काफी हैरान होती है। वो पटक पटक अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए उस मिरर में नजर आ रही परी को देखती ही रह गई। वैसे वो मिरर में नजर आ रही परी मिष्टी ही थी, जिसके कपड़े चेंज एकांश ने उसे एक सुंदर व्हाइट गाउन पहना दिया था। मिष्टी तो खुद को ही देख हैरान थी। तभी वहीं पर खड़े एकांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे यहाँ से ले जाने लगा। मिष्टी तो पहले ही हैरान थी और अब एकांश उसे कहाँ ले जा रहा था। उसके चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए, पर वो एकांश से कुछ बोल नहीं पाए। कुछ समय बाद एकांश मिष्टी को रघुवंशी मेंशन के पीछे साइड लेकर आता है, जहाँ बड़ा गार्डन था। एकांश ने अब मिष्टी के आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। मिष्टी नहीं समझ पा रही थी वो कहाँ है और एकांश उसके साथ क्या करना चाहता है। मिष्टी अपनी पट्टी बंदी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, एकांश तुमने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी है? तुम क्या कर रहे हो? इसे खोलो वरना मैं गिर जाऊंगी। एकांश मिष्टी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले जा रहा था, साथ ही उसने कहा, जान मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
बस हम आ ही गए। थोड़ी देर बाद एकांश के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और जब वो रुका तो उसने मिष्टी की आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोल दिया। मिष्टी जो कब से अपनी बंधी हुई आंखों से परेशान थी, एकांश की पट्टी खोलते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। पर आंखें खोलते ही मिष्टी के चेहरे के भाव बहुत अजीब से हो जाते हैं। मतलब उसकी आंखों में चमक थी जैसे वो खुश हो, और उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी तो थोड़े सवाल भाव भी थे। मिष्टी खुश थी, हैरान थी या कुछ और, अभी थोड़ा समझ पाना मुश्किल था। एपिसोड 132 विल यू मैरी मी जान, थोड़ा रोमांस। मिष्टी जो कब से अपनी बंधी हुई आंखों से परेशान थी, एकांश की पट्टी खोलते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। पर आंखें खोलते ही मिष्टी के चेहरे के भाव बहुत अजीब से हो जाते हैं। मतलब उसकी आंखों में चमक थी जैसे वो खुश हो, और उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी तो थोड़े सवाल भाव भी थे। मिष्टी खुश थी, हैरान थी या कुछ और, अभी थोड़ा समझ पाना मुश्किल था। अब आगे। रघुवंशी मेंशन के पीछे बड़े गार्डन के बीचों बीच पूरे गार्डन की घास गुलाब की कोमल पंखुड़ियों से ढकी हुई थी। इन्हीं गुलाब के पंखुड़ियों के साइड साइड में चारों तरफ ग्लास के बड़े बड़े कैंडल जल थे, जो कि इस अंधेरी रात में पूरे गार्डन में रोशनी बिखेर रहे थे। इन ग्लास कैंडल के साथ कुछ ग्लास में गुलाब के गुलदस्ते भी रखे हुए थे। इन्हीं सब के साथ सामने ही रेड गुलाब के फूलों से बना एक बड़ा सा हॉट लगा हुआ, जिसके बीच में कुछ लिखा हुआ था पर वो अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इस बड़े हॉट के दोनों साइड में भी ग्लास के बड़े कैंडल जल रहे और गुलाब के बड़े बड़े 2 गुलदस्ते रखे हुए थे। चारों तरफ बस लाल गुलाब ही गुलाब थे, ऐसा लग रहा जैसे वो कोई गुलाब का सुंदर गार्डन हो, और साइड में जलते कैंडल गुलाब में एक अलग ही चमक छोड़ रहे थे। जो भी था, पर सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसी खूबसूरत डेकोरेशन के पास एकांश मिष्टी की आंखों में पट्टी बांधे हुए उसे लेकर आता है। फिर वो मिष्टी की आंखों से पट्टी खोल देता है, और जब मिष्टी ने अपनी आंखें खोली तो ये गुलाब की सुंदर डेकोरेशन उसकी आंखों के सामने थी, जिसे देख उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर हैरानी और सवाल भरे भाव थे। मिष्टी को ये सब अच्छा लगा था, पर उसने अचानक ही सब देखा लिए वो कुछ भी एक्सप्रेस करने ही हालत में नहीं थी। वो बस थोड़ी खुशी थोड़ी हैरानी में सब देखती रह गई। वहीं मिष्टी की ये हालत देख एकांश मुस्कुरा रहा था। फिर वो मिष्टी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके सामने अपना हाथ आगे कर देता है, साथ ही अपनी आंखों से मिष्टी को अपने हाथ में उसका हाथ रखने को कहता है। मिष्टी के तो अभी भी होश उड़े हुए थे, मतलब वो अभी भी सब चीजों में ही खोई हुई थी, लेकिन एकांश के हाथ आगे करने और उसकी आंखों की बात समझ वो कंफ्यूजन में ही अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है, जिसे बड़े प्यार से एकांश थाम लेता है। फिर वो मिष्टी को उस गुलाब के डेकोरेशन के बीच ले जाने लगता है। मिष्टी और एकांश दोनों ने एक साथ अपने कदम उठाए, और जब वापस रखे तो उनके पैरों को गुलाब की कोमल पंखुड़ियां छू गई। मिष्टी वाइट गाउन में थी, एकांश वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में था, जो कि काफी कैजुअल था, पर एकांश जितना परफेक्ट है, ये कैजुअल कपड़े भी उस पर खूब जंच रहे थे। फिर एकांश जिस तरह मिष्टी का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को अपने साथ ले जा रहा है। थोड़ी देर में ये प्रिंस और प्रिंसेस मतलब एकांश और मिष्टी उस डेकोरेशन के बीचों बीच खड़े होते हैं। यहाँ आकर मिष्टी अपनी आंखों में चमक ला और सब चीजों को देखने में खो जाती है। वो चारों तरफ घूम घूम कर सब कुछ देखने लगती है। तभी वो जो सामने बड़ा गुलाब का हॉट लगा हुआ था और उसमें जो बीच में कुछ लिखा हुआ था, उसकी लाइट जल उठती है। लाइट जलने से उसमें जो लिखा हुआ था अब वो साफ साफ नजर आने लगता है। विल यू मैरी मी, यही लिखा हुआ था उस गुलाब से भरे हॉट के बीच। और जब मिष्टी की नज़र इस पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मिष्टी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई बड़ा झटका लगा हो। मिष्टी इस झटके से ही नहीं उभरी थी कि तभी उसके सामने खड़ा एकांश अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो अपने हाथ में एक ब्यूटीफुल सी डायमंड रिंग लिए हुए मिष्टी की तरफ बढ़ाते हुए एक प्यार भरी आवाज में बोला, विल यू मैरी मी जान। एकांश ने ये जो किया, इससे मिष्टी का दिल अचानक से बहुत तेज धक उठता है और वो हैरानी से हिल ही गई। वो अब बड़ी बड़ी आंखें कर बस एकांश को देखे जा रही थी। मिष्टी का ये शॉकिंग रिएक्शन देख एकांश ने एक बार फिर प्यार भरी आवाज में कहा, जान विल यू मैरी मी। आपकी एकांश के बोलने से हैरानी की दुनिया में खोई हुई मिष्टी थोड़ी सेंस में आती है और वो बहुत ही अटकती हुई आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करती है। एकांश ये पर मिष्टी इससे आगे कुछ कहती, तभी एकांश ने अब मिष्टी की आंखों में देखते हुए कहा, जान आई वॉन्ट टू हियर द आंसर। एकांश की ये बात सुन बोलती हुई मिष्टी खामोश हो जाती है और अब उसका दिल पहले की तुलना में और तेजी से धड़कने लगता है, साथ ही अब उसकी सांसें भी तेज हो चली थी।
कुछ पल मिष्टी यूं ही खड़ी रहती है और एकांश अपने घुटनों के बल बैठा मिष्टी के जवाब का इंतजार कर रहा होता है। कुछ पल की खामोशी के बाद मिष्टी ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला, और जब उसने खुद को संभाला तो उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, जैसे उसे शर्म आ रही हो। इसी लाल चेहरे के साथ मिष्टी होले से अपने सामने बैठे एकांश की आंखों में देखती है, फिर उसकी तरफ अपना लेफ्ट हैंड आगे करते हुए एक प्यारी सी आवाज में बोली, वाई यस यस आई विल मैरी यू एकांश। फाइनली मिष्टी ने वो बोल ही दिया जिसका एकांश को इंतजार था, और मिष्टी का ये जवाब सुन एकांश के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। साथ ही वो मिष्टी का हाथ अपने हाथ में थामता है और उसकी रिंग फिंगर में वो डायमंड रिंग पहना देता है जिसे वो जब से लेकर बैठा हुआ था। एकांश ने जैसे ही मिष्टी को रिंग पहनाई तभी ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां उन दोनों के ऊपर गिरने लगी। मिष्टी एक बार फिर हैरान हो गई और वो सेंस में तब आई जब एकांश ने प्यार से उसके हाथ को अपने होठों से चूम लिया। मिष्टी अब बहुत स्पेशल फील कर रही थी, जो कि उसके शर्म से लाल पड़े और खुशी से चमकते चेहरे से साफ पता चल रहा था। एकांश ने मिष्टी का हाथ चूमा तो मिष्टी फिर से थोड़ी सी शर्मा जाती है, पर अगले ही पल वो एकांश के ऊपर कूद पड़ती है। एकांश तो पहले ही बैठा था, ऊपर से अचानक मिष्टी उसके ऊपर कूद पड़ी। वो संभल नहीं पता और वो वहीं गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर गिर जाता है और उसी के ऊपर मिष्टी भी गिर जाती है। एकांश नीचे होता है और मिष्टी उसके ऊपर। एकांश ने उठने की कोशिश की, तभी उसके ऊपर गिरी मिष्टी उससे जोरों से लिपट जाती है। मिष्टी के ऐसा करने पर एकांश उठना बुठना सब भूल जाता है और वो मिष्टी के कमर के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं मिष्टी एकांश से लिपट एक मंद आवाज में बोली, तो ये था वो सब जो तुम चाहते थे, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए और जब से पता नहीं क्या क्या किए जा रहे, मेरी ड्रेस चेंज करना, मेरी आंखों को बंद करना। मिष्टी की ये बातें एकांश के कानों में गई तो वो थोड़ा मुस्कुरा देता है, फिर वो मिष्टी को लेकर पलट जाता है। अब मिष्टी गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर होती है और एकांश उसके ऊपर। एकांश ने मिष्टी के चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा, यही है वो जो मैं चाहता था। मैंने तुम्हारे भाइयों से तुम्हें मान लिया था और अब तुमसे भी तुम्हें पूरा का पूरा मान लिया। नाउ यू आर ओनली माइन जान, आई लव यू जान। ये बोल अब एकांश ने प्यार से मिष्टी के माथे को चूम लिया। एकांश का थोड़ा सा प्यार करने पर मिष्टी के गाल फिर लाल पड़ जाते हैं, वो ब्लश करने लगती है। साथ ही उसने एकांश के नेक पर अपनी बाहें डाली और बोली, आई लव यू टू एकांश। मिष्टी के मुंह से ये इकरार सुन और उसका ब्लशी चेहरा देख एकांश उसको थोड़ा और अपना प्यार दिखाता है। एकांश अब काफी प्यार से मिष्टी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है, पहले उसकी दोनों आंखों की पलकों को, फिर उसके दोनों गालों को, फिर उसकी नाक को। नाक को चूमने के बाद एकांश की नज़र मिष्टी के होंठों पर पड़ी, जिन्हें देखते हुए उसने कहा, जान कैन आई किस यू। मिष्टी हल्के से अपने होंठों को दांतों तले दबाते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। जो देख एकांश एक पल भी रुके बिना अपने रफ होंठ मिष्टी के कोमल होंठों पर रख देता है। यहाँ मिष्टी एकांश के होंठ मिले, वहीं जहाँ वो बीच में लेटे हुए थे उनके चारों तरफ पर्दे गिर जाते हैं। उन पर्दों की वजह से बाहर का कोई भी कुछ नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। एकांश बेहद प्यार, एहसास और शिद्दत से मिष्टी के होंठों को चूमने लगता है। वहीं एकांश के होंठों की छुअन को अपने होंठों पर महसूस कर मिष्टी ने अपनी आंखें बंद ली, फिर उसने एकांश के बालों में अपनी उंगली फंसाए, एक फील के साथ धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी और एकांश के होंठों को चूमना शुरू कर उसका साथ देने लगी। मिष्टी का साथ महसूस कर एकांश उसके होंठों पर बुदबुदाता है, ओपन योर माउथ जान। मिष्टी अपना मुंह खोल देती है। एकांश मिष्टी की टंग को अपने दोनों होंठों के बीच लेकर सक करता है, फिर वो उसके मुंह में अपनी टंग डाल उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। एकांश पहले मिष्टी के होंठों को प्यार से सॉफ्ट से चूम रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा रफली और वाइल्डली उसके होंठों को चूमने लगता है, और इस रफ वाइल्ड किस के साथ वो आगे भी बढ़ने लगता है। एकांश के हाथ मिष्टी के बदन को सहला रहे थे। वो अपने हाथ से मिष्टी के एक शोल्डर से उसके गाउन की स्लीव को गिराता है और उसके होंठों को छोड़ उसके नेक से होते हुए उसके शोल्डर को चूमने लगता है। फिर एकांश मिष्टी के दूसरी साइड की स्लीव भी उसके शोल्डर से गिरा देता है, वो वहां भी उसके नेक से लेकर शोल्डर तक चूमता है। एकांश मिष्टी के गाउन को और नीचे करना चाहता था ताकि वो और मिष्टी के बदन को अपने होंठों से छू सके, इसलिए एकांश अपने एक हाथ को मिष्टी के बेक पर ले गया और उसके गाउन की जिप को खोलने लगा। जब एकांश का इतना आगे बढ़ना मिष्टी ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर नर्वसनेस भरे भाव आ गए। वो अटकती हुई आवाज में बोली, एकांश, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा।
एकांश ने अपने हाथ से मिष्टी के हाथ के पंजे को अपने हाथ के पंजे में भरा और उसे नीचे दबोच दिया, और दूसरे हाथ से अब उसने मिष्टी के गाउन की पूरी जिप खोल दी। साथ ही मिष्टी की बात पर बोल, जान अपनी नजरें घुमा, जरा ध्यान से देखो। मिष्टी ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। उसकी नज़र चारों तरफ लगे पर्दों पर पड़ी, जिन्हें देख उसकी भान आपस में जुड़ गई और उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे वो कहना चाहती हो, अब ये कहाँ से आ गए। मिष्टी के चेहरे के ये भाव एकांश ने देखे तो वो स्मर्क कर देता है। फिर मिष्टी के कान के करीब अपना चेहरा ले गया और उसके कान को अपने होठों से छूते हुए फुसफुसाता है, जान तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी को तुम्हें देखने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, तुम पर बस मेरा हक है, तुम्हें बस मैं देख सकता हूँ। ये बात बोल अब एकांश ने मिष्टी के कान को काट लिया, जो काफी तेज था, इसलिए मिष्टी सिस उठती है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 133 एकांश मिष्टी की हॉसवाइल्ड इंटिमेसी, मिष्टी का ब्लीडिंग करना। मिष्टी के चेहरे के ये भाव एकांश ने देखे तो वो स्मर्क कर देता है। फिर मिष्टी के कान के करीब अपना चेहरा ले गया और उसके कान को अपने होठों से छूते हुए फुसफुसाता है, जान तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी को तुम्हें देखने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, तुम पर बस मेरा हक है, तुम्हें बस मैं देख सकता हूँ। ये बात बोल अब एकांश ने मिष्टी के कान को काट लिया, जो काफी तेज था, इसलिए मिष्टी सिस उठती है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। गार्डन में बिछे गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर मिष्टी लेटी हुई थी और उसके ऊपर एकांश लेटा हुआ था। एकांश ने मिष्टी के चेहरे को देखते हुए एक मदहोशी भरी आवाज में कहा, जान मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एकांश की ये बात सुन मिष्टी के चेहरे पर नर्वसनेस भरे भाव आ जाते हैं, जो देख एकांश उसके बालों को संवारते हुए फिर से बोला, जान तुम डर क्यों रही हो, अब तो मैंने तुम्हें पूरा मान लिया है। तुम्हें छूने का मेरा पूरा हक है, जान। ये बात बोल एकांश अब मिष्टी की आंखों में देखने लगा, वो भी काफी गहराई से, एक इंटेंसिटी के साथ, एक डिजायर के साथ। एकांश के यूं देखने से मिष्टी और नर्वस हो जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और धड़कने शोर मचा देती हैं। अपनी इस हालत से मिष्टी खुद ही परेशान हो उठती है और राहत के लिए वो अपने ऊपर लेटे एकांश को काफी जोर से हग कर लेती है। फिर उसके नेक के पास अपना चेहरा छुपाते हुए बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाती है, वो तुम सब आराम से करना, पिछली बार मुझे बहुत दर्द हुआ था। इतना बोल मिष्टी खामोश हो गई, वो और एकांश में सिमट गई। वहीं मिष्टी ने जो बातें कही उन्हें सुन एकांश थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। फिर वो मिष्टी के चेहरे को अपने चेहरे के सामने करता है और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, जैसा तुम चाहो जान, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी जान को हट न करूं। एकांश ने मिष्टी के माथे को चूमा तो उसके होठों की छुअन की फील में मिष्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं फिर अब एकांश ने एक बार फिर अपने होंठ मिष्टी के होठों पर रख दिए। दोनों एक दूसरे के होठों को एक रिदम के साथ चूमने लगे। कभी एकांश मिष्टी के ऊपरी होंठ को अपने होठों के बीच लिए हुए चूमता तो कभी मिष्टी एकांश के निचले होंठ को अपने होठों के बीच लिए हुए चूमती। दोनों ही जानते थे अब वो आगे क्या करेंगे, इसलिए धीरे धीरे दोनों की बेचैनी बेताबी बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे दोनों बेचैन होते गए, दोनों काफी डीपली एक दूसरे के होठों को तेज सख्त करते हुए, गहराई से बाइट करते हुए चूमने लगते हैं। कुछ पल में सांसों की कमी के कारण मिष्टी शांत हो जाती है, लेकिन एकांश वो मिष्टी पर हावी होने लगता है। उसने बुरी तरह मिष्टी के होठों को चबाना शुरू कर दिया। उसकी बातें अभी से ही झूठी साबित होनी शुरू हो चुकी थी कि वो मिष्टी को हट नहीं करेगा। एकांश ने मिष्टी के होठों को तब छोड़ा जब उसका मन भर जाता है। एकांश के छोड़ते ही मिष्टी के मुंह से सिसकी की एक आह निकल जाती है। आह, साथ ही वो काफी गहरी सांस लेती है। एकांश अब मिष्टी के कॉलर बोन को गहरे बाइट देते हुए सख्त कर रहा था। साथ ही वो अपने हाथ से धीरे धीरे मिष्टी की ड्रेस को नीचे की तरफ सरकाते हुए उतार रहा था। ड्रेस नीचे की तरफ सरकती जाती, मिष्टी का बदन दिखता जाता और एकांश बड़ी शिद्दत से उसके बदन को चूमता जाता। एकांश ने अपना चेहरा मिष्टी की क्लीवेज में दबाते हुए वहां डीपली चूमा। उसने फिर ब्रा के ऊपर से ही मिष्टी के ब्रेस्ट के उभारों को अपने हाथों के पंजों में भरते हुए उन्हें सहलाया, उन्हें तेज दबाया। इस एहसास में मिष्टी नीचे बिछी गुलाब की पंखुड़ियों को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और उन्हें मसलने लगती है। एकांश आगे बढ़ा, उसने और मिष्टी की ड्रेस नीचे सरकाए। मिष्टी का पेट दिखने लगा, जिसे भी अपने होठों से छूने में एकांश जरा सा भी वक्त नहीं लगाता है। मिष्टी के पेट को चूमते हुए एकांश अपनी इंडेक्स फिंगर से मिष्टी के नेवेल से खेल रहा था। वो उसकी नेवेल के चारों तरफ अपनी उंगली घूमता, फिर अपनी उंगली को वहां दबाता।
और जब जब एकांश ऐसा करता मिष्टी थोड़ी मचल उठती। फिर एकांश मिष्टी के नेवेल को चूमने लगा, साथ ही उसने और मिष्टी की ड्रेस नीचे सरका दी। एकांश भी आगे बढ़ गया। वो मिष्टी के थाई को चटाते हुए पूरे पैरों को ही चूम डालता है और ऐसे मिष्टी की पूरी ड्रेस उसके बदन से अलग होकर वहीं पड़ी रहती है। जितने प्यार से एकांश ने वो गाउन मिष्टी को पहनाया था उतने ही प्यार से उतार कर फेंक दिया। अब मिष्टी ब्रा और पैंटी बस में पड़ी हुई थी, वहीं एकांश अब अपनी शर्ट उतार रहा था। शर्ट उतार एकांश फिर मिष्टी के ऊपर लेट जाता है। उसने उसकी ब्रा निकाली और अपनी नेक चेस्ट को मिष्टी के नेक ब्रेस्ट के उभारों पर प्रेस किया। एकांश की बॉडी की छुअन को सीधे अपने बदन पर महसूस कर मिष्टी के अंदर हलचल सी मच जाती है। खुद को संभालने के लिए उसने एकांश को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बेक पर अपने नाखून चुभाने लगी। मिष्टी के नाखूनों की चुभन एकांश के बेक पर तब और बढ़ गई जब एकांश उसके कोमल ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर तेज सक करने लगा और अपने एक हाथ से उन्हें तेज मसल रहा था। आह, एकांश थोड़ा धीरे, ये बात मिष्टी ने कही क्योंकि एकांश की तेजी से मिष्टी को अपने ब्रेस्ट पर दर्द का एहसास होने लगा था। एकांश थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वो अब मिष्टी के ब्रेस्ट को हल्के दबाव के साथ सहलाने लगता है और वहां सक बाइट न करते हुए उन्हें पीने लगता है। एकांश का ऐसा करना मिष्टी को एक अलग ही एहसास होता है, जैसे उसे अच्छा लग रहा हो। वो एकांश के बेक पर अपने नाखून गिराना छोड़ उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को अपने ब्रेस्ट पर प्रेस करने लगती है। मिष्टी के ब्रेस्ट को पीते हुए ही एकांश अपने एक हाथ को मिष्टी के निचले बदन की तरफ उसके पैरों के बीच ले जाने लगता है। ये मिष्टी महसूस करती है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो खुद को पूरी तरह एकांश को सौंप चुकी थी। एकांश पैंटी के ऊपर से मिष्टी के सेंसिटिव पार्ट को छूता है और वहां सहलाने लगता है। इसी के साथ एकांश एक बार फिर मिष्टी के ब्रेस्ट को हौस तरीके से चूमने और बाइट करने लगता है। मिट्टी एकांश की छुअन को अपने सेंसिटिव पार्ट में महसूस कर डूब ही रही थी कि अचानक एकांश का यूं हौस होना मिष्टी के मुंह से दर्द की एक चीख निकाल देता है। आह, एकांश जो अचानक बेकाबू हुआ था, जब उसने मिष्टी के ब्रेस्ट को छोड़ा तो वो सीधे फिर मिष्टी के पैरों के बीच पहुंच गया। उसने मिष्टी की पैंटी उतारी, उसके पैरों को फैलाते हुए उसके पैरों के बीच बैठ गया और अपना चेहरा उसके सेंसिटिव पार्ट के करीब ले गया। उसने अब सीधे उसके सेंसिटिव पार्ट को अपने हाथ से छुआ, साथ ही बुदबुदाता है, जान इतनी वेट। एकांश की ये बात मिष्टी के कानों में गई तो पसीने से लथपथ पड़ी मिष्टी का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसे शर्म आती है, जिसके चलते वो अपने फैले हुए पैरों को जोड़ने लगती है। पर तभी एकांश ने उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ा और अब उसने सीधे अपने होंठ मिष्टी के सेंसिटिव पार्ट में रख दिए। कहाँ मिष्टी शर्मा रही थी और एकांश ने उसके मोस्ट सेंसिटिव पार्ट पर अपने होंठ रख दिए, जिसके एहसास में मिष्टी शर्माना भूल ही जाती है और एक तेज आह भरती है। आह, वहीं एकांश ने मिष्टी के सेंसिटिव पार्ट को तेजी से चूमना शुरू कर दिया था, साथ ही वो बुदबुदाता है, जिस पर मेरा हक है उसे तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कैसे कर सकती हो जान। इसी के साथ एकांश अपनी टंग मिष्टी में इंटर करता है और उसे अंदर बाहर करने लगता है। साथ ही वो अपनी इंडेक्स फिंगर से उसके सेंसिटिव पार्ट को सहला भी रहा था। इतना सब कुछ एक साथ मिष्टी बेचैनी से पागल हो उठती है। वो अपने सिर को ऊपर किए हुई तेज तेज सांसें ले रही थी और बार बार एकांश का नाम ले रही थी। एकांश, आह, आह, एकांश। मिष्टी की ये आवाजें एकांश को और भड़का रही थी। वो मिष्टी के सेंसिटिव पार्ट में अपनी फिंगर प्रेस करता है और उसे अंदर बाहर करने लगता है। उसने एक एक कर और फिंगर प्रेस की, फिर तेजी से अंदर बाहर करने लगा। इससे मिष्टी को हल्का दर्द होता है, उसकी कमर जमीन से ऊपर उठ जाती है, वो इधर उधर मचलने लगती है। एकांश ने उसकी कमर पकड़ ली और अपनी फिंगर को उसमें समाता रहा। जब मिष्टी ढीली सी पड़ जाती है तब एकांश रुका। उसने एक बार फिर उसके सेंसिटिव पार्ट को चूमा। फिर एकांश उठा, उसने अपनी पेंट उतारी। मिष्टी उसकी तरफ ही देख रही थी, पर जब एकांश पूरा नेक्ट होता है तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने लगी। तभी एकांश ने अपनी भारी सी आवाज में कहा, जान कोशिश भी मत करना मुझसे मुंह मोड़ने की, मैं चाहता हूं तुम मुझे देखो। मिष्टी अपनी नजरें नहीं फेरती है और अब वो अपनी नजरें एकांश पर टिका देती है। मिष्टी की नजरें खुद पर टिकी हुई देख एकांश स्mirk कर देता है। फिर वो मिष्टी के ऊपर आया। उसने मिष्टी की कमर को अपनी मुट्ठी में भरा और पलट गया। पलटने के बाद एकांश ने मिट्टी को अपने ऊपर बैठा लिया और बोला, अब तुम मुझे प्यार करो जान। मिष्टी ने अपना थून गटक लिया और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसे समझ न आया हो एकांश क्या बोल रहा है। एकांश ने मिष्टी के चेहरे के ये भाव देखे तो वो फिर से बोला,
जान तुम भूल गई हो क्या तुम्हें मुझे कैसे प्यार करना है? चलो मैं ही तुम्हें सिखा देता हूँ। ये बात बोल अब एकांश ने मिष्टी के हाथ में अपना हाथ पाट पकड़ा दिया, साथ ही बोला, नाउ मूव योर हैंड्स जान। मिष्टी समझ रही थी एकांश क्या चाहता है, बस वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वो अब वही करती है जो एकांश चाहता था। मिष्टी अपने हाथ से उसके हाथ पाट को सहलाने लगती है। मिष्टी ने जैसे ही ये किया उसके जरा से ही पल बाद एकांश की सांसें तेज हो चली थी। उसने आहें भरते हुए कहा, आहे जान डू फास्ट। मिष्टी ने फिर से वही किया जो एकांश ने कहा। उसने तेजी से एकांश के हाथ पाट को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद एकांश ने कहा, जान टेक मी इन योरसेल्फ। मिष्टी ने एकांश के हाथ पाट को सहलाना छोड़ दिया और फिर उसके हाथ पाट को खुद से खुद की सेंसिटिव पार्ट में रखती है और उसे खुद में समा लेती है। ऐसा करते ही मिष्टी अपनी आंखों को भींच लेती है। वहीं एकांश ने कहा, जान नाउ मूव योर बॉडी अप एंड डाउन। मिष्टी उसके ऊपर बैठी हुई अपनी बॉडी को ऊपर नीचे मूव करने लगती है। प्लेज़ में एकांश फिर से एक आह भरता है, ए जान सो गुड। फिर उसने मिष्टी के ब्रेस्ट को अपने हाथों में भरे और उनसे खेलने लगा। मिष्टी एकांश के ऊपर बैठी हुई उसे खुद में समाई हुई 2 या 3 बार ही ऊपर नीचे होती है, फिर वो रुक जाती है और एक दर्द भरी आवाज में बोली, एकांश ये दर्द हो रहा है। मिष्टी रुकी तो एकांश ने अब उससे कुछ नहीं कहा, बस उसने उसकी कमर पकड़ी और फिर से पलट गया। पलटने के बाद अब एकांश खुद को मिष्टी में अंदर बाहर करने लगा। मिष्टी तो जो एकांश के ऊपर बैठी हुई धीरे धीरे सब कर रही थी, तभी उसे दर्द हो रहा था, तो अब एकांश उसमें समा रहा था, वो भी धीरे नहीं तेज, तो मिष्टी को और दर्द होता है। दर्द से मिष्टी सिसकने लगती है। आह अम्मम। एकांश मिष्टी में और तेजी से समाता है। वो भूल ही चुका कि उसकी स्पीड मिष्टी को दर्द देगी। एकांश ने मिष्टी की कमर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा, फिर जो लगा उसमें समा गया। वो बार बार ऐसा ही करता गया। उधर मिष्टी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और अब वो एकांश को रोकने पर मजबूर हो जाती है। एकांश प्लीज धीरे करो। एकांश नहीं रुका, वो उसके साथ थोड़ा हौस और बहुत वाइल्ड इंटीमेट हो रहा था। अचानक ही मिष्टी ब्लीडिंग करने लगी। एकांश का हार्ट पार्ट उसके ब्लड में डूब गया। एपिसोड 134 एकांश मिष्टी की इंटिमेसी कंटिन्यू। दादी माँ ने की वर्चस्व से शादी की बात। एकांश ने मिष्टी की कमर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा, फिर जो लगा उसमें समा गया। वो बार बार ऐसा ही करता गया। उधर मिष्टी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और अब वो एकांश को रोकने पर मजबूर हो जाती है। एकांश प्लीज धीरे करो। एकांश नहीं रुका, वो उसके साथ थोड़ा हौस और बहुत वाइल्ड इंटीमेट हो रहा था। अचानक ही मिष्टी ब्लीडिंग करने लगी। एकांश का हार्ट पार्ट उसके ब्लड में डूब गया। अब आगे एकांश मिष्टी के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो भी काफी तेज, हौस और वाइल्ड तरीके से, जिससे मिष्टी को दर्द होता है। इस दर्द के चलते मिष्टी ने एकांश को रोका, पर वो नहीं रुका। वो मिष्टी के साथ इंटीमेट होता रहता है। एकांश की वाइल्डनेस की वजह से अचानक ही मिष्टी ब्लीडिंग करने लगती है। उसके ब्लड से एकांश का हार्ट पार्ट पूरा डूब जाता है। एकांश तब भी मिष्टी के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसने मिष्टी को कुछ ज्यादा ही हट कर दिया है। पर कुछ पल बाद जब एकांश की नज़र अपने हार्ट पार्ट पर लगे ब्लड पर पड़ी, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि उसने क्या कर दिया। फिर एकांश एकाएक ही रुक गया। उसने मिष्टी से खुद को बाहर निकाला। वो उसके चेहरे के पास गया और धीमी आवाज में बोला, जान सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अभी तो दर्द के बाद मुझे फील आने लगा था एकांश, और तुम रुक गए। फिर से करो। ये बातें मिष्टी ने कही, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एकांश को पाने की लालच जैसे भाव थे। वहीं मिष्टी की इन बातों पर एकांश ने कहा, जान तुम ब्लीडिंग कर रही हो। मिष्टी ने कहा, एकांश करो न। मिष्टी की मांग सुन एकांश जो रुका था वो फिर रुक नहीं पाया। उसने अपना हार्ट पार्ट मिष्टी के सेंसिटिव पार्ट में रखा और फिर उसमें समा गया। एकांश फिर से मिष्टी के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन इस बार वो मिष्टी के साथ सॉफ्ट इंटीमेट हो रहा था। जिसमें मिष्टी को अधूरा फील होता है, वो एकांश को डीपली करने को कहती है। एकांश स्पीड में करो न। मिष्टी की डिमांड थी। एकांश ने फिर उसे पूरी किया। एकांश पहले की तरह मिष्टी के साथ तेज और वाइल्ड तरीके से इंटीमेट होने लगा। मिष्टी की सिसकती हुई आवाज पूरे गार्डन में फैल जाती है। पहले मिष्टी दर्द से सिसक रही थी, लेकिन अब प्लेज़र में सिसक रही थी। आह एकांश आह थोड़ा और। चांद की मंद रोशनी के नीचे
गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर एकांश मिष्टी खुद में खोए हुए एक दूसरे के होने में खो चुके थे। नोगामी मेंशन। वर्चस्व नोगामी मेंशन आया हुआ था। वो अभी हॉल में एंटर करता है, जहां कोई नहीं था। उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए, जहां से वो ऊपर जाता है। ऊपर आ वर्चस्व एक बड़े रूम में गया। वो बड़ा रूम दादी माँ का था, जहां दादी माँ बेड के सिरहाने अपना सिर रखकर ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। वर्चस्व आया तो वो डोर पर ही खड़े हुए बोला, दादी माँ। दादी माँ का ध्यान वर्चस्व पर गया और वो बोली, आओ वर्चस्व, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वर्चस्व चलकर दादी माँ के पास गया। दादी माँ ने उसे बैठने को कहा तो वो उन्हीं के पास बैठ गया। बैठने के बाद वर्चस्व ने कहा, दादी माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये बात दादी माँ ने कही, जिसे सुन वर्चस्व के चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे वो दादी माँ से कहना चाहता हो कि उन्हें उससे क्या बात करनी है। पर वर्चस्व अब दादी माँ से कुछ कहता, तभी दादी वर्चस्व के हाथ में एक लड़की की फोटो रख देती है। वो फोटो नित्या की थी। नित्या की फोटो वर्चस्व को दिखाते हुए दादी माँ बड़ी प्यारी आवाज में बोली, वर्चस्व देखो, ये लड़की कैसी लगी तुम्हें? सुंदर है न? नित्या नाम है इसका, नाम भी बहुत प्यारा है। वर्चस्व से मैंने मतलब नित्या को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है और मैंने इससे तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। पहले तो वर्चस्व को समझ नहीं आता कि दादी माँ किसी लड़की की फोटो उसे क्यों दिखा रही है, इसलिए वर्चस्व के चेहरे पर सवाल भरे होते हैं। लेकिन दादी माँ ने जो आखिरी बात कही उससे वर्चस्व को सब समझ आ जाता है। और सब समझते ही अब वर्चस्व के चेहरे पर हैरानी भरे थे। वर्चस्व ने नित्या की फोटो फेंक दी और अपनी भारी से आवाज में बोला, दादी माँ, रिश्ता पक्का। मैंने आपको कहा था ना मुझे नहीं करनी है शादी, फिर आप ये सब कैसे कर सकती हैं? अचानक ही वर्चस्व थोड़ा चिल्ला उठता है। वर्चस्व के चिल्लाने पर दादी माँ अभी भी शांत लहजे में बोली, पर वर्चस्व, मैं चाहती हूँ ये शादी, पर मुझे नहीं करनी है शादी। वर्चस्व फिर से चिल्लाया और वो दादी माँ के पास से उठ जाता है। अब की वर्चस्व के चिल्लाने से दादी माँ भी गुस्से में आ जाती है। वो बेड से उठी और वर्चस्व के सामने खड़ी हो अपनी रौबदार आवाज में बोली, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी वर्चस्व। मैं नहीं करूँगा। ये बात वर्चस्व ने कही, जिसे सुन दादी बोली, क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? आखिर कब तक यूँ रहोगे? आखिर क्यों तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, फिर आज क्यों तुम मेरी बात को काट रहे हो? जवाब दो वर्चस्व। वर्चस्व ने दादी माँ की बात नहीं मानी तो अब वो उससे सवाल जवाब करने लगी, जिस पर पहले तो वर्चस्व खामोश खड़ा रहा, फिर वो एकाएक बोला, कल आपको जवाब मिल जाएगा दादी माँ, और मुझे ये शादी एंड ऑल पर कोई बात नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ। वर्चस्व दादी माँ की अब कोई बात नहीं सुनता है और गुस्से से यहाँ से चला जाता है। वर्चस्व के जाने से दादी माँ और गुस्से में आ जाती हैं। वो खुद में बुदबुदाती हैं, मेरी ही गलती की वजह से आज ये सब हो रहा है। 2 साल पहले उस लड़की को अगर मैं वर्चस्व के जीवन में न लाई होती तो आज वर्चस्व यूं मेरी बात न काटता, पर अब और नहीं। आधे घंटे बाद वर्चस्व का विला। अब वर्चस्व अपने विला आ चुका था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो परेशान हो। वर्चस्व यूं ही अपने रूम में गया, जहां वो अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए सीधे वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में वर्चस्व अपनी शर्ट उतार उसे बुरी तरह किसी कोने में फेंक देता है, फिर शावर के नीचे खड़े होकर बहुत ही ठंडे पानी से शावर लेता है। कुछ समय बाद वर्चस्व टॉवल से अपने हेयर पोंछते हुए बाहर आता है। तभी उसकी नज़र निशी पर पड़ी, जो कि उसी हालत में थी जैसा वर्चस्व उसे छोड़कर गया था, पर अब वो सो रही थी। ऐसा लग रहा था निशी वर्चस्व का इंतजार करते करते ही सो चुकी थी। निशी को देख वर्चस्व के चेहरे पर परेशानी के भाव और बढ़ गए। उसने जो टॉवल लिया हुआ था उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया, फिर उसे फेंक दिया और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। वर्चस्व बेड पर आ लेट जाता है। उसी के बगल में निशी भी सो रही थी, पर अब वर्चस्व की नज़र उस पर बिल्कुल नहीं थी। वर्चस्व निशी को इग्नोर कर अपने में ही खोया हुआ था। वो अपने सिर के नीचे एक हाथ रखे एक टक ऊपर सीलिंग को देख रहा था। समय बड़ा शांत लेटे वर्चस्व ने अचानक ही एक गहरी सांस ली। उसने अब अपनी नज़र ऊपर सीलिंग से हटाए और अपनी बाजू में लेटी निशी की तरफ देखा, जो कि सुकून से नींद की आगोश में गुम थी। वर्चस्व ने बस एक नज़र निशी को देखा, फिर अगले ही पल वो निशी के पास, उसके करीब, उसके ऊपर लेट गया और जोरों से उसे अपनी बाहों में भर उससे लिपट गया। कुछ पल वर्चस्व निशी से लिपटा उसके ऊपर लेटा रहा, फिर न जाने उसे क्या हुआ कि उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में निशी की कुर्ती के नेक को पकड़ा और एक चर्र की आवाज के साथ उसकी कुर्ती को फाड़ दिया।
निशी सो रही थी, उसे कोई होश नहीं था वर्चस्व जो कर रहा था। वर्चस्व ने निशी की कुर्ती फाड़ दी तो निशी उसके सामने ब्रा बस में रह जाती है। वर्चस्व उसकी ब्रा को भी फाड़ता नहीं है पर उसे उतार देता है और वहीं बेड पर फेंक देता है। अब निशी का ऊपरी बदन बिना किसी कपड़े का था। वर्चस्व ने उसको हाफ नेक कर दिया था और ऐसा कर वो फिर से निशी से काफी जोर से लिपट जाता है। वर्चस्व नहा कर आया था, उसकी बॉडी काफी ठंडी थी, ऊपर से वो शर्टलेस था, तो अब वर्चस्व निशी से लिपटा और उसकी हाफ नेक ठंडी बॉडी निशी के हाफ नेक गर्म बदन को छुई तो निशी नींद में ही सिहर उठती है। अचानक इस ठंडे एहसास से निशी की नींद टूट जाती है। निशी ने आंख खोली, उसने खुद के ऊपर वर्चस्व को पाया, जिसे देख उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर जिस तरह वर्चस्व उससे लिपटा हुआ था उससे निशी को प्रॉब्लम हो रही थी। वर्चस्व ने निशी के ऊपर अपना पूरा भार रख दिया था। निशी उसके नीचे एकदम दबी हुई सी थी, वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिसके चलते उसने वर्चस्व के शोल्डर पर हल्के से मारा और बोली, वर्चस्व ऐसे क्यों लेटे हो, मैं दब गई हूँ पूरा। निशी की ये बात वर्चस्व के कानों में गई तो वर्चस्व जो निशी के नेक के पास अपना चेहरा घुसाया हुआ था वो वही बुदबुदाता है, जैसा है वैसा ही रहने दो निशी, और सो जाओ। ये बात बोल वर्चस्व अपने दोनों हाथ निशी के बेक पर ले गया और निशी को खुद में जकड़ लिया। वर्चस्व के ऐसा करने से निशी तो पूरी अकड़ ही जाती है, उसका मुंह बन जाता है, पर वो बोलती कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से बोली, वर्चस्व मुझे तुम्हारे ऊपर सोना है। निशी की ये बात सुन वर्चस्व निशी के नेक के पास से अपना चेहरा उठा उसके चेहरे को देखता है। निशी पटक पटक अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। निशी के यूं देखने से वर्चस्व हल्का सा मुस्कुरा देता है। इतनी देर में वर्चस्व के चेहरे से परेशानी की लकीर मिटी थी और अब वर्चस्व निशी के ऊपर से भी उठ जाता है। फिर वो बेड पर लेट जाता है और निशी को अपने ऊपर बुलाता है। निशी यही चाहती थी, इसलिए वो वर्चस्व के ऊपर लेटने के लिए बड़ी खुशी से उठती है। पर जैसे ही निशी उठी उसकी फटी हुई कुर्ती उसके बदन से नीचे गिर गई और अब निशी को एहसास होता है कि उसने ऊपर कपड़े ही नहीं पहने हैं। निशी बहुत हैरान होती है। अगले ही पल वो अपने ब्रेस्ट को अपने हाथों से छुपाती है और खुद में बुदबुदाती है, ये मेरे कपड़े कहाँ। निशी खुद में ही लगी थी, तभी वर्चस्व ने कहा, मैंने फाड़े तुम्हारे कपड़े। अब निशी हैरानी से वर्चस्व की तरफ देखती है और बोली, पर क्यों। वर्चस्व ने बड़े आराम से जवाब दिया, तुम्हें फील करना चाहता था, इन कपड़ों की वजह से मैं तुम्हें अच्छे से फील नहीं कर पा रहा था। वर्चस्व की बात के आगे निशी बोली, इसलिए तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। वर्चस्व बहुत ही इनोसेंटली हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो निशी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर खींच। निशी ने जो अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को छुपा रखा था वो उसके हाथ को हटाता है और उसे खुद से चिपका लेता है। साथ ही बोला, अब इतना हैरान क्यों हो रही हो। हाँ सही बोला तुमने, मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हो, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, तुम्हें तो हमेशा से बीमारी है मेरे कपड़ों को फाड़ने की। ये बातें निशी ने कही जो कि अब वर्चस्व के ऊपर लेटी हुई थी और उसको घूर रही थी। निशी का घूरना देख वर्चस्व उसकी कमर में अपने हाथ कसते हुए बोला, सो जाओ। निशी अभी भी वर्चस्व को घूर रही थी और वो यूं ही बोली, नहीं सोना मुझे, आई वॉन्ट टू किस यू, कर लूं। निशी ने अचानक ही वर्चस्व को किस करने की बात कह दी, जिस पर वर्चस्व ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, बीबी तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये बात बोल वर्चस्व अब निशी के चेहरे को खुद के चेहरे के करीब करता है, फिर अपने होंठ उसके होंठों से मिला देता है। एपिसोड 135 थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग रोमांस। निशी की नोगामी मेंशन में एंट्री। निशी ने अचानक ही वर्चस्व को किस करने की बात कह दी, जिस पर वर्चस्व ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और कहा, बीबी तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये बात बोल वर्चस्व अब निशी के चेहरे को खुद के चेहरे के करीब करता है, फिर अपने होंठ उसके होंठों से मिला देता है। अब आगे निशी वर्चस्व के ऊपर उसको घूरते हुए लेटी हुई थी। अचानक ही उसने कहा, आई वॉन्ट टू किस यू। निशी ने वर्चस्व को किस करने की बात कही तो वर्चस्व निशी के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और उसके चेहरे को खुद के चेहरे के करीब कर खुद ही अपने होठों को निशी के होठों से जोड़ उसके होठों को चूमने लगता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी वर्चस्व के होठों पर बाइट कर देती है और उसके होठों पर ही बुदबुदाती है, तुमने मुझे किस क्यों किया, मुझे करना था न पहले।
निशी के बाइट करने से वर्चस्व ने भी निशी के होंठों पर बाइट कर दिया और उसके होंठों को चूमते हुए ही बुदबुदाता है, मेरा भी मन हो गया था तुम्हें किस करने का, इसलिए किया। वर्चस्व ने बाइट किया तो निशी ने फिर से वर्चस्व के होंठ को बाइट कर दिया और बोली, तुम बहुत बुरे हो, मेरा हक छीन लिया। निशी ने फिर से बाइट किया तो वर्चस्व भी फिर से उसके होंठों को बाइट कर देता है, साथ ही वो बेड पर पड़ा ब्लैंकेट उठाता है और अपने और निशी के ऊपर डाल लेता है। वर्चस्व ने बाइट किया, निशी फिर से वर्चस्व के होंठ को बाइट कर देती है। ऐसा लग रहा था दोनों बाइट्स की फाइट कर रहे हैं। अगले दिन दक्ष का फ्लैट। रात भर एक दूसरे को प्यार कर दक्ष नेत्रा एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेटे हुए थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी और एक दूसरे के चेहरे पर ठहरी हुई थी। दक्ष नेत्रा एक दूसरे को काफी प्यार से देख रहे थे और ऐसे ही नेत्रा दक्ष से बोली, दक्ष अब तुम मुझे छोड़ोगे? क्यों, मेरे पास होने से तुम्हें प्रॉब्लम है? ये बात दक्ष ने कही, जिस पर नेत्रा अपनी एक आईब्रो ऊंची कर दक्ष को देखने लगी। फिर अगले ही पल वो दक्ष के होंठों से अपने होंठ जोड़ दी और उसके होंठों को एक डीप किस करते हुए बोली, प्यार हो गया है तुमसे, तुम्हें हर पल अपने पास रखना चाहती हूँ, तुम नहीं भी रहना चाहोगे जबरदस्ती रखूंगी। पर अभी सुबह हो गई है और मेरे पेट में जो हमारा बेबी है उसे भूख लग रही होगी, जिसके लिए मुझे उठना होगा और कुछ खाना होगा, समझे मेरे बेबी के हॉटी डैडी। इसी बात के साथ अब नेत्रा ने दक्ष को छोड़ दिया। वहीं नेत्रा ने जो अभी किया और जो बातें कही उसे सुन दक्ष मुस्कुरा देता है। फिर वो नेत्रा को अपने बाहों की गिरफ्त से छोड़ देता है। दक्ष ने छोड़ा जो नेत्रा बेड पर ही उठकर बैठती है, पर वो जैसे ही उठकर बैठी उसे अपनी निचली बॉडी में बहुत दर्द होता है। आहे, नेत्रा के मुंह से दर्द की एक आवाज निकल जाती है और नेत्रा की ये आवाज सुन वहीं पर लेटा दक्ष हंस पड़ता है। दक्ष का हंसना सुन नेत्रा ने उसकी ओर देखा। शायद नेत्रा समझ जाती है दक्ष क्यों हंस रहा है, तो वो अब दक्ष को घूर रही थी। फिर उसने वहीं रखा एक पिलो उठाया और उसे दक्ष के ऊपर फेंकते हुए बोली, तुम हंस क्या रहे हो? तुम्हारी वजह से ही मुझे दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही। नेत्रा ने जो पिलो फेंका था दक्ष ने उसे कैच कर लिया, जिसे वो साइड में रख देता है। फिर वो नेत्रा का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच उसकी बात पर बोला, हाँ रात को तो मैं कह रहा था दक्ष डोंट स्टॉप, दक्ष डू मोर डीपर, दक्ष थोड़ा और आहे है, उद्धरण चिन्ह। इन बातों को बोल अब दक्ष के चेहरे पर शातिर भाव थे। वहीं दक्ष की इन बातों को सुन नेत्रा का मुंह हैरानी से खुल गया। फिर अगले ही पल वो शर्मा जाती है और वो दक्ष के चेस्ट पर हल्के से मारते हुए बोली, शट अप। नेत्रा का शर्माता हुआ चेहरा देख दक्ष के शातिर होंठों पर मुस्कान बिखर जाती है। वंश का फ्लैट। वंश, नंदनी रात की तरह अभी भी किचन में ही थे। वंश किचन स्लैब पर बैठा हुआ था और नंदनी अपने पैरों को इधर उधर किए हुए उसकी गोद में, जिसे वंश अभी भी प्यार कर रहा था। वंश नंदनी को खुद से चिपकाए हुए उसके बदन को चूम रहा था। तभी नंदनी ने कहा, वंश अब रुक जाओ, सुबह हो गई, रुद्र उठ गया होगा, वो हमें ढूंढ रहा होगा, रात से वो अकेला है। नंदनी की इन बातों पर वंश नंदनी के बदन को चूमने ही बुदबुदाता है, नंदू एक और राउंड करना है मुझे, फिर छोड़ दूंगा। ये बात बोल वंश अपनी ऊपर बैठी नंदनी के सेंसिटिव पार्ट पर अपना हार्ड पार्ट रख उसमें एंटर करने होता है। पर तभी उसका मोबाइल बज उठता है। उसका मोबाइल वहीं बगल में ही रखा हुआ था। उसने उस और देखा, अचानक ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर उसने मोबाइल उठाया और अपने सर पर मारते हुए बोला, शीट, दादी माँ का कॉल, इनको कैसे भूल सकता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनसे बोला था आ रहा हूँ मेंशन, बट मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। वंश खुद में ही परेशान हो उठता है, जिसे देख नंदनी बोली, तुम्हें तो एक और राउंड करना था, अब करो, फिर अपनी दादी माँ से ढांढ सुनना। नंदनी को वंश की परेशानी से मजा आ रहा था, जिस पर वंश को चिढ़ मचती है। वो नंदनी के होंठों पर जोर से बाइट कर देता है और बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, रात में बताता हूँ मैं तुम्हें। ये बात बोल अब वंश नंदनी को छोड़ देता है, मतलब वो उसे अपनी गोद से उठा स्लैब पर बैठा देता है। फिर वहीं पड़े अपने कपड़े उठा पहनने लगता है, साथ ही नंदनी को भी उसके कपड़े ला कर देता है। फिर वंश नंदनी के होंठों पर एक प्यार भरी किस कर यहाँ से जाने लगता है। वहीं वंश की प्यार वाली किस पाकर नंदनी मुस्कुरा देती है। रघुवंशी मेंशन। रात में एकांश मिष्ठी पीछे गार्डन में थे और वहीं एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे, लेकिन अब एकांश मिष्ठी को मेंशन के अंदर और अपने रूम में ले आया था, जहां अभी वो दोनों बेड पर थे। एकांश लेटा हुआ था और उसने मिष्ठी को खुद में जकड़ा हुआ था, जिससे मिष्ठी छूटने की कोशिश कर रही थी। एकांश प्लीज अब छोड़ दो न, दादी माँ का कॉल आया था,
मैं रात भर गायब थी और अब भी नहीं गई तो दादी माँ बहुत गुस्सा करेगी। एकांश ने मिष्टी को नहीं छोड़ा, बल्कि वो अब मिष्टी के ऊपर आ जाता है और उसने मिष्टी के दोनों हाथों को अपने हाथों के पंजे में भरा और उन्हें बैग पर दबोच देता है। साथ ही मिष्टी के चेहरे को घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हारी दादी माँ से भी तुम्हें पूरा का पूरा मांगना पड़ेगा जान। हाँ, वो तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होगा। अब छोड़ दो ना। ये बातें मिष्टी ने कही और अब वो रोनी सूरत बना एकांश को देखने लगी। मिष्टी के यूं देखने से एकांश उसको अब छोड़ देता है। एकांश के छोड़ते ही मिष्टी झट से बैठ से उठती है, पर जैसे ही मिष्टी खड़ी हुई उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके बदन में एक भी कपड़े न हो। उसने खुद को देखा, सच में वो बिना कपड़ों की थी। वो हैरान हो गई। मेरे कपड़े। तभी एकांश की आवाज आई, यहाँ है जान। मिष्टी ने एकांश की तरफ देखा, जो कि मिष्टी के कपड़े लिए हुए बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर शातिर भाव थे। मिष्टी अब और हैरान हो गई। फिर उसने अपने हाथ से खुद को छुपाने की कोशिश की और बोली, एकांश, तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? एकांश ने कहा, मेरा मन किया। और तुम मुझसे खुद को क्या छुपा रही हो जान, जब मैंने तुम्हारा सब कुछ पहले ही देखा हुआ है और छुआ भी है। ये बात बोल एकांश अपनी एक आईब्रो उचका देता है। वही उसकी ऐसी बातें सुन मिष्टी को शर्म आती है। वो अब बेड पर रखा ब्लैंकेट उठा उसे खुद में लपेट खुद को छुपाने की कोशिश करती है। साथ ही बोली, एकांश, मुझे मेरे कपड़े दो, एक शर्त पर। ये बात एकांश ने कही, जिस पर मिष्टी बोली, क्या? एकांश ने शातिर भाव से कहा, मेरे पास आओ, मुझे प्यार करो। एकांश की ये बात सुन मिष्टी फिर से हैरान हो गई। क्या एकांश, अभी रात में तो किया था प्यार? एकांश ने कहा, मुझे फिर से तुम्हारा प्यार चाहिए जान। मिष्टी तो एकांश से परेशान हो चुकी थी और फिर उसे ही हार माननी पड़ती है। मिष्टी बेड पर गई एकांश के पास। एकांश ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और मिष्टी ने जो अपने बदन पर ब्लैंकेट लपेटा हुआ था उसे वो हटा देता है। वही मिष्टी एकांश के होंठों से अपने होंठ मिला उसके होंठों को चूमते हुए उसे अपना प्यार देने लगती है, जिसमें एकांश जरा से पल में ही खो जाता है। वर्चस्व का विला। निशी कॉलेज जाने लिए रेडी हो रही थी। वो अपने बैग में अपनी बुक्स रख रही थी। तभी वर्चस्व, जो वहीं मिरर के सामने खड़ा कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था, वो चलकर निशी के पास गया और जिस हाथ से निशी अपनी बुक्स रख रही, वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है। निशी रुक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल भरे भाव आ जाते हैं। वो यूं ही बोली, क्या हुआ वर्चस्व? वर्चस्व ने कहा, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे पर अब हैरानी भरे भाव आ गए और वो बोली, लेकिन क्यों? वर्चस्व ने जवाब दिया, हम कहीं जा रहे हैं। निशी फिर सवाल किया, कहाँ? वर्चस्व ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा। वर्चस्व का ये जवाब निशी को जमा नहीं, उसके चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती सिवाय उसकी बात मानने के। कुछ घंटों बाद नोगामी मैंशन। नोगामी मैंशन के बाहर दो कार आकर खड़ी हुई। एक कार से वंश बाहर आता है और दूसरी कार से मिष्टी। दोनों भाई बहन बड़ी हड़बड़ी में थे। इतनी हड़बड़ी में थे कि दोनों ने एक दूसरे पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान क्या, जरा सा देखा तक नहीं और मैंशन के अंदर की तरफ भागते हुए चले गए। वंश मिष्टी अंदर गई ही थी कि कुछ देर बाद मैंशन के बाहर एक और कार आकर खड़ी हुई। ये कार वर्चस्व की थी, जिसमें से वर्चस्व बाहर आता है और कुछ पल बाद उसी कार से बाहर आते हुए आज 2 साल बाद निशी नोगामी मैंशन की मिट्टी में अपने कदम रखती है। एपिसोड 136। निशी वर्चस्व की बीवी नहीं गुलाम है। वंश मिष्टी अंदर गई ही थी कि कुछ देर बाद मैंशन के बाहर एक और कार आकर खड़ी हुई। ये कार वर्चस्व की थी, जिसमें से वर्चस्व बाहर आता है और कुछ पल बाद उसी कार से बाहर आते हुए आज 2 साल बाद निशी नोगामी मैंशन की मिट्टी में अपने कदम रखती है। अब आगे नोगामी मैंशन। मैंशन के बाहर वर्चस्व की कार आकर खड़ी हुई, जिसमें से वर्चस्व बाहर आता है, लेकिन आज वर्चस्व निशी को भी अपने साथ यहाँ लाया था। वर्चस्व तो कार से बाहर आ जाता है, पर निशी कार में ही बैठी हुई थी और वो नोगामी मैंशन को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसका यहाँ आने का कोई मन न हो। निशी कार से बाहर नहीं आई तो वर्चस्व ने ही उसकी साइड के कार का डोर खोला और उसे उतरने को बोला। निशी बाहर आओ। वर्चस्व के बोलने से निशी ने वर्चस्व की तरफ देखा और अब उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो वर्चस्व से कहना चाहती हो कि उसे नहीं आना है, पर निशी वर्चस्व से कुछ कह नहीं पाए। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही, फिर धीरे धीरे कार से बाहर निकलती है।
और कुछ पल बाद निशी आज 2 साल बाद फिर नोगामी मेंशन के जमीन पर अपने कदम रखती है, लेकिन निशी के कदम हल्के कांप रहे थे। निशी के अंदर क्या चल रहा था, वो क्या फील कर रही थी, क्या सोच रही थी, अभी वो किसी के भी समझ के बाहर था। निशी कार से बाहर आई तो वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा, और वर्चस्व ने जैसे ही निशी का हाथ पकड़ा निशी काफी कसकर वर्चस्व का हाथ पकड़ लेती है। पर इस पर वर्चस्व का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो तो निशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर मेंशन के अंदर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा चुका था। कुछ ही देर में वर्चस्व निशी दोनों मेंशन के डोर पर अपना कदम रखते हैं। वर्चस्व तो नॉर्मल था, पर निशी मेंशन के डोर पर कदम रखते ही उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और एक बार फिर वो वर्चस्व के हाथ को काफी कसकर पकड़ लेती है। मेंशन के अंदर जाने की तरफ बढ़ते हर एक कदम के साथ निशी बहुत अजीब हरकत कर रही थी और ऐसे ही वर्चस्व निशी को लेकर मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन के अंदर हॉल में वंश, मिष्टी जो अभी ही कुछ देर पहले आए थे, दादी माँ, स्वाति जी सभी थे। वंश, मिष्टी रात भर मेंशन में नहीं थे और दादी माँ की कॉल करने के बाद भी अभी बहुत देरी से आए थे, तो उसके लिए ही दादी माँ उन दोनों की क्लास ले रही थी, मतलब दोनों पर गुस्सा कर रही थी और दोनों से सवाल कर रही थी कि दोनों रात भर कहाँ थे। वंश, मिष्टी जो रात भर अपने अपने प्यार के साथ प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, तो उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था वो दादी माँ को क्या जवाब दे। ऊपर से दोनों डरे हुए भी थे, जिसके चलते दोनों ही खामोश थे और उनकी खामोशी के कारण दादी माँ दोनों पर और गुस्सा कर रही थी। सब के सब पर बस अयाशी आ गई है, कोई कहीं भी रह रहा है, कुछ भी कर रहा है। दादी माँ वंश, मिष्टी पर गुस्सा कर रही थी और स्वाति जी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी वंश, मिष्टी जो दादी माँ का गुस्सा सहते हुए सिर झुकाकर खड़े थे, वंश की नज़र डोर की तरफ गई जहां उसे वर्चस्व नजर आता है जो कि अभी ही बाहर से अंदर आ रहा था। वर्चस्व को देख वंश के उजड़े हुए चेहरे पर चमक आ जाती है और वो चिल्लाया, भाई प्लीज बचा लो। वंश ने चिल्लाया तो अब सब ने हॉल से सीधे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर अभी वर्चस्व अकेला खड़ा था, इसलिए सब उसे नॉर्मल भाव से देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल सब के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, खास तौर पर दादी माँ और स्वाति जी के। जब वर्चस्व के पीछे चल रही निशी उसके बगल में आकर खड़ी होती है। निशी को वर्चस्व के साथ देख वंश, मिष्टी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो बस थोड़ा ही हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों तो कितने पहले ही निशी से मिल चुके थे। पर दादी माँ और स्वाति जी जो आज 2 साल बाद निशी को देख रही थी, दोनों के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे दोनों को ही कोई बड़ा झटका लगा हो। दोनों एकटक बिना पल के झपकाए बस निशी को ही देखती रह गई। स्वाति जी तो खुद में बुदबुदाती है, नी शी। स्वाति जी दादी माँ के पास ही खड़ी थी, उन्होंने निशी का नाम लिया तो दादी माँ के कान खड़े हो गए। वो अब और अपनी नजरें गड़ाए वर्चस्व के साथ खड़ी निशी को देखने लगी। वहीं वंश, मिष्टी और शायद स्वाति जी के होने या उनके हैरानी से देखने से निशी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर दादी जी उनके देखने से निशी को फर्क क्या बहुत फर्क पड़ रहा था। उसके चेहरे का रंग फीका पकड़ने लगता है। निशी के मन में आता है कि वो दादी जी की नजरों से छुप जाए, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि वर्चस्व ने उसका हाथ जो पकड़ा हुआ था। वर्चस्व भी देख रहा था उसकी माँ और दादी माँ निशी को कैसे देख रही हैं, पर उसे किसी के कैसे भी देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जो निशी का हाथ पकड़ा हुआ था उसे और मजबूती से पकड़ा और अपने कदम हॉल की तरफ जाने के लिए बढ़ा देता है जहां सभी लोग खड़े थे। वर्चस्व निशी के साथ सब की तरफ बढ़ ही रहा था, वो और निशी 4-5 कदम ही चले होंगे। तभी दादी माँ जो अपनी नजरें गड़ाए निशी को देख रही थी, वो अपनी रौबदार आवाज में चिल्लाती है, वहीं रुक जाओ वर्चस्व। दादी माँ ने इतना जोर से चिल्लाया था कि उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है और वहीं पर खड़े वंश, मिष्टी, स्वाति जी चौंक जाते हैं। साथ ही वर्चस्व भी जो आगे बढ़ रहा था उसके कदम रुक जाते हैं और निशी उसके चेहरे पर तो डर भरे भाव आ जाते हैं। दादी माँ के चिल्लाने से वर्चस्व बस जरा सा ही रुकता है, फिर वो फिर से निशी का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर दादी माँ फिर से चिल्लाती हैं, मैंने कहा वहीं रुक जाओ वर्चस्व। आपकी दादी माँ के चिल्लाने पर वर्चस्व जरा सा भी नहीं रुका, वो निशी का हाथ पकड़े आगे बढ़ता रहा और कुछ ही पल में वर्चस्व निशी के साथ हॉल में सबके बीच पहुंच जाता है जहां वो इधर उधर कहीं नहीं जाता। वो जाकर सीधे दादी माँ के सामने उनकी कड़क नजरों से नजरें मिलाते हुए खड़ा होता है। वर्चस्व का ये सब करना शायद दादी माँ को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अपने दांतों को भींच लेती है। वो ऐसे ही एक नज़र अपने सामने खड़े वर्चस्व को देखती है, फिर उसके साथ खड़ी निशी को, साथ ही वो कुछ कहने को होती है,
पर उनके मुंह से एक भी शब्द निकलता। तभी वर्चस्व अपनी भारी आवाज में बोला, क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? आखिर कब तक यूं रहोगे? आखिर क्यों तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, फिर आज क्यों तुम मेरी बात को काट रहे हो? यही सवाल थे न दादी माँ आपके? तो ये रही आपके सारे सवालों का जवाब। ये बात वर्चस्व ने अपने पास खड़ी निशी को देखते हुए और दादी माँ को बताते हुए कही। ऐसे ही वर्चस्व आगे बोला, मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास मेरी बीबी है दादी माँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। वर्चस्व अपनी बात बोल रहा था, उसकी बात से दादी माँ को तो झटके लग ही रहे थे, पर वर्चस्व ने जो अपनी शादी की बात कही उसे निशी ने सुना तो उसे भी एक धक्का सा लगता है। निशी हैरानी और अजीब नज़रों से वर्चस्व को देखने लगती है, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि यहाँ वर्चस्व की शादी की बात चल रही थी और जिससे वो अनजान थी। निशी वर्चस्व से प्यार करती है, तो अचानक उसकी शादी वो भी किसी और से, ये सुनकर निशी को थोड़ा धक्का लगना लाजमी था। यहाँ निशी वर्चस्व को अजीब तरह से देख रही थी, वही वर्चस्व अभी भी दादी माँ से बात कर रहा था। वर्चस्व अब थोड़ी शांत आवाज में बोला, दादी माँ, कुछ गलतफहमी की वजह से निशी 2 साल पहले मुझे इस घर को छोड़कर चली गई थी। उसी गलतफहमी की वजह से निशी कभी वापस नहीं आए और न मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश की थी। निशी ने जो किया उससे मैं बहुत गुस्सा था और शायद आप भी उसी वजह से उससे गुस्सा हैं। पर दादी माँ, जो हुआ उसमें निशी की कोई गलती नहीं थी, वो सब कुछ नेत्रा की वजह से हुआ था। आगे वर्चस्व दादी माँ को नेत्रा का सच बताने लगा और नेत्रा का सच बता फिर वर्चस्व ने निशी का हाथ काफी हक से पकड़ा और दादी माँ से कहा, दादी माँ, उन सब की वजह से मैंने निशी के साथ बहुत गलत किया, पर फिर भी निशी ने मुझे माफ़ किया और मैं अब यही चाहता हूँ जैसे निशी ने मुझे माफ़ किया है आप भी उसे माफ़ कर दे और उसे एक्सेप्ट कर ले दादी माँ। वर्चस्व काफ़ी शांति से बात कर रहा था, लेकिन उसकी ये शांति भरी बातें सुन दादी माँ के चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जैसे ही वर्चस्व ने ये बात कही, आप भी उसे माफ़ कर दे और उसे एक्सेप्ट कर ले दादी माँ। दादी माँ अचानक ही एक बार फिर चिल्लाती हैं, वो भी बेहद गुस्से से, इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, ये लड़की अभी के अभी इस घर से निकल जाए। दादी माँ का इतना गुस्सा करना सबको हैरान कर देता है। निशी की तो सांसें ही अटक जाती हैं। वर्चस्व भी थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो अभी भी शांत भाव से बोला, दादी माँ, तुमने सुना नहीं वर्चस्व, इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये बात दादी माँ ने फिर से चिल्लाते हुए कही। दादी माँ अब इतने गुस्से में थी कि उन्होंने निशी का हाथ पकड़ लिया और उसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। पर दादी माँ ने निशी का हाथ पकड़ा और जो करने की कोशिश उन्होंने निशी के साथ की, वो अब वर्चस्व बर्दाश्त नहीं कर पाया। वर्चस्व जो अब तक शांत था, एक पल में ही वो गुस्से से लाल पड़ जाता है। इसी गुस्से में वर्चस्व निशी और दादी माँ के बीच आकर खड़ा हो जाता है और अपनी भयानक आवाज में बोला, मेरी बीबी का हाथ छोड़िए दादी माँ। दादी माँ ने निशी का हाथ नहीं छोड़ा, जो देख वर्चस्व एक बार फिर से अपनी वही डरावनी आवाज में बोला, मेरी बीबी का हाथ छोड़िए दादी माँ। दादी माँ ने अभी भी निशी का हाथ नहीं छोड़ा, तो अब की वर्चस्व ने कुछ बोला नहीं, बल्कि उसने दादी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और उसे झटके से निशी के हाथ छूटा देता है। और वर्चस्व ने ये जो किया, वो दादी माँ के गुस्से में आग में घी डालने जैसा हो गया था। दादी माँ वर्चस्व से अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, वर्चस्व, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस लड़की के लिए अपनी दादी माँ से ऐसे बिहेव कर रहे हो। इससे आगे दादी माँ कुछ कहती तभी उनकी बात के बीच वर्चस्व एक तेज आवाज में बोला, लड़की नहीं, बीबी है ये मेरी दादी माँ, और मेरी बीबी के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे फिर सामने आप ही क्यों न हो। आखिरी की बात वर्चस्व ने ऐसे कही जिससे साफ पता चल रहा था कि निशी के आगे उसके लिए शायद दादी माँ की कोई कद्र नहीं है, और ये बात दादी माँ भी साफ समझ रही थी। एक तो दादी माँ गुस्से में, ऊपर से वर्चस्व का उनके खिलाफ बोलना। दादी माँ तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो उठी थी। इसी गुस्से से उन्होंने निशी की तरफ देखा, पर अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन निशी के चेहरे का रंग उड़ गया और वर्चस्व गुस्से से एकदम काला पड़ जाता है। दादी माँ निशी की तरफ देखते हुए वही अपनी गुस्से से भरी आवाज में बोली, बीबी, बीबी नहीं, गुलाम है ये तुम्हारी वर्चस्व। एपिसोड 137। 2 साल पहले दादी माँ ने खरीदा था निशी को वर्चस्व के लिए। दादी माँ तो गुस्से से एकदम आग बबूला हो उठी थी। इसी गुस्से से उन्होंने निशी की तरफ देखा, पर अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन निशी के चेहरे का रंग उड़ गया और वर्चस्व गुस्से से एकदम काला पड़ जाता है।
दादी माँ निशी की तरफ देखते हुए वही अपनी गुस्से से भरी आवाज में बोली, बीबी, बीबी नहीं, गुलाम है ये तुम्हारी वर्चस्व। अब आगे। नोगामी मेंशन के हॉल में वंश, मिष्ठी, स्वाति जी, निशी, वर्चस्व और दादी माँ सभी लोग खड़े थे। बाकी लोगों के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे, जैसे वो सोच रहे हो ये सब क्या हो रहा है। वही दादी माँ और वर्चस्व एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के बीच निशी को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। दादी माँ निशी को अपनाना नहीं चाहती थी और वर्चस्व निशी का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। इसी के चलते दादी माँ और वर्चस्व दोनों ही एक दूसरे को बेहद गुस्से से देख रहे थे। दोनों की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। वर्चस्व जिस तरह निशी के लिए दादी माँ से लड़ रहा था, वो दादी माँ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एकदम गुस्से से तिलमिला उठती है और इसी गुस्से में वो निशी को घूरते हुए वर्चस्व से बोली, बीबी, बीबी नहीं, गुलाम है ये तुम्हारी वर्चस्व। दादी माँ ने अब जो ये बात कही, उसे सुन निशी के चेहरे का रंग उड़ गया। वही वर्चस्व का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, क्योंकि निशी के लिए गुलाम शब्द वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं होता है। वर्चस्व अपनी डरावनी नजरों से दादी माँ को देखता है और शेर सी भयानक आवाज में चिल्लाता है, दादी माँ। वर्चस्व का ये एक शब्द ही काफी था कि अगर अब दादी माँ ने निशी को कुछ और कहा तो न जाने वो क्या करेगा। पर दादी माँ फिर भी चुप नहीं होती है, न ही वो अब बीच में वर्चस्व को कुछ कहने देती है, बल्कि अपनी ही बात बोलती जाती है। चिल्लाओ मत वर्चस्व, मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। ये लड़की तुम्हारी बीबी नहीं है, ये गुलाम है तुम्हारी, एक खरीदी हुई गुलाम, जिसे मैंने 2 साल पहले तुम्हारे लिए खरीदा था। ये बातें दादी माँ ने निशी को देखते हुए बोली और आगे वो वर्चस्व की तरफ बोली, तुमसे कुछ सवाल करती हूँ वर्चस्व, मुझे तुम बताओ, क्या तुमने कभी इस लड़की की मांग भरी है? कभी तुमने इस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाया है? कभी तुमने इस लड़की के साथ 7 फेरे लिए हैं? ये सारी वो रस्में हैं जो एक लड़का और लड़की को शादी के बंधन में बांधता है, उन्हें पति पत्नी के रिश्ते में बंधता है। तो वर्चस्व, क्या तुमने कभी इस लड़की के साथ ही सब कुछ किया है? उद्धरण चिन्ह। दादी माँ अब जो ये बातें बोल रही थी, उसे सुन सबके चेहरे के होश उड़े हुए थे, और खासतौर पर निशी और वर्चस्व के चेहरे के। साथ ही उनके ये सवाल सुन, बात सुन वर्चस्व निशी दोनों की आंखों के सामने 2 साल पहले जब दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी माना था, उनकी शादी से जुड़े पल घूम चलते हैं, जो कि कुछ थे ही नहीं, क्योंकि उन दोनों की शादी एक ऐसी शादी थी जिसमें वर्चस्व था ही नहीं और निशी मंडप पर अकेली थी। वर्चस्व निशी का दिमाग घूम चुका था, जो कि उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। निशी क्या रिएक्ट कर रही थी उससे दादी माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर जब उन्होंने वर्चस्व के चेहरे के बदले भावों को देखा तो वो आगे बोली, मेरे इन किसी भी सवाल का जवाब नहीं है न वर्चस्व तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। होंगे भी कैसे, क्योंकि तुमने ये सब कुछ इस लड़की के साथ किया ही नहीं। तुम्हारी और इस लड़की की शादी कभी हुई ही नहीं है। ये लड़की बस तुम्हारी गुलाम है और कुछ नहीं, एक खरीदी हुई गुलाम। दादी माँ सब कुछ चीख चीख कर बोले जा रही थी और अब वो गुस्से से निशी को देख रही थी, और इन बातों से अभी भी सबका दिमाग घुमा हुआ था। सबके चेहरे के भाव ऐसे थे कि दादी माँ ये सब क्या बोल रही हैं। बस अब निशी के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे, जैसे वो समझ रही हो दादी माँ की बातों को, और निशी इन्हीं अजीब नजरों से एकटक दादी माँ को देखे जा रही थी। वही जब से खामोश खड़े और दादी माँ की सारी बातें सुनता हुआ खड़ा वर्चस्व थोड़ी हैरानी तो थोड़े सवाल भरे भाव से बोला, दादी माँ, ये आप क्या बोले जा रही हैं? आप होश में तो हैं? वर्चस्व के ये सवाल सुन दादी माँ अभी भी गुस्से से निशी को देख रही थी, और वो यूं ही निशी को देखते हुए अपनी वही तेज आवाज में बोली, कुछ बातें वर्चस्व जो तुम्हें नहीं पता है, कुछ बातें वर्चस्व जो बस ये लड़की और मैं जानती हूँ। तुम्हें नहीं पता है ये लड़की तुम्हारे जीवन में कैसे आई है, और मेरी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो न चाहते हुए भी मैं इस नौकरानी को तुम्हारी बस नाम भर की पत्नी बना दी थी और इसे तुम्हारे जीवन में लेकर आई। वर्चस्व, तुम 2 साल पहले ठीक नहीं थे, चल नहीं सकते थे, और इससे भी 4 साल पहले जब उस भयानक कार एक्सीडेंट की वजह से तुम सालों तक चल नहीं पाए थे। फिर ठीक हुए तो न जाने क्या हुआ कि तुम्हारी हालत वापस वैसी हो गई। तुम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे पैर कुछ काम नहीं करते थे, कुछ महसूस नहीं करते थे। तुम्हारी बार बार ऐसी बिगड़ती हालत से मैं बहुत परेशान हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे थे। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी हुई जिसने मुझे बताया कि तुम्हारे भाग्य में दोष है, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी हालत वैसी हुई। और फिर उसी आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाग्य का दोष ये लड़की दूर कर सकती है,
फ्लैशबैक 2 साल पहले नोगामी मेंशन हॉल में दादी माँ बैठी हुई थी। उन्हीं सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो कि काफी बुजुर्ग था, जैसे वो कोई बाबा हो। उसके कपड़े भी वैसे ही थे। दादी माँ ने थोड़ा इधर उधर देखा, हॉल में कोई नहीं था। ये देख दादी माँ उस बुजुर्ग आदमी से बोली, गुरुजी आप ही मेरे पोते वर्चस्व के ठीक होने का कोई उपाय बताइए। उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दादी माँ की इन बातों को सुन वो बुजुर्ग आदमी बोला, केतकी जी, मैंने आपको पहले ही बताया था आपके पोते के भाग्य में दोष है, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। उसका ये दोष तभी दूर होंगे जब उसके दोष को काटने वाली उसके जीवन में आएगी, जो उसके साथ पूरे मन से रहेगी, उसकी परेशानी में उसकी ढाल बनेगी। बुजुर्ग आदमी ज्ञान की बातें करने लगा, जिसे सुन दादी माँ उसकी बात के बीच ही बोली, तो गुरुजी आप ही बताएं ना, कौन है वो जो मेरे पोते का भाग्य ठीक कर सकती है? मैं कुछ भी करूंगी, बस आप कुछ कीजिए, मेरा पोता ठीक हो जाए। केतकी जी अभी तो मेरी नज़रों में कोई नहीं है, वक्त का इंतजार कीजिए, जो आपके पोते के लिए बनी होगी वो खुद आ जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बातें उस बुजुर्ग आदमी ने कही, और जैसे ही उसने ये बात कही तभी किचन से निशी यहाँ आती है, जिसके हाथ में चाय की ट्रे थी। निशी के आने से अचानक ही दादी माँ और वो बुजुर्ग आदमी शांत पड़ जाते हैं। निशी दादी माँ और बुजुर्ग आदमी को चाय देती है, फिर चुपचाप यहाँ से जाने लगती है। पर अब जाती हुई निशी पर उस बुजुर्ग आदमी की नज़र ठहरी हुई थी। वो निशी को तब तक देखता रहा जब तक निशी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अचानक ही दादी माँ से बोला, केतकी जी, मिल गई आपके पोते का भाग्य सुधारने वाली? दादी माँ थोड़ी हैरानी से बोली, कौन गुरुजी? वो बुजुर्ग आदमी बोला, अभी जो लड़की ये चाय देकर गई वो वही है जो आपके पोते के लिए बनी है। दादी माँ अब बहुत हैरान होती है और वो ऐसे ही बोली, ये आप कैसे कह सकते हैं? दादी माँ का ये सवाल सुन वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा मुस्कुरा देता है, फिर वो शांत लहजे में बोला, केतकी जी शायद आप भूल गई हैं, मैं कौन हूँ? लोगों को बस क्षण भर देखने बस से मैं उनका भाग्य भविष्य सब जान लेता हूँ। उस बुजुर्ग आदमी की ये बात सुन अब दादी माँ के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो उसकी बात से सहमत हो। साथ ही वो बोली, अब मैं क्या करूं गुरुजी? इस लड़की की शादी अपने पोते से करा दो। ये बात उस बुजुर्ग आदमी ने बोली, जिसे सुन दादी माँ चौंक गई और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये क्या बोल रहे हैं? वो लड़की इस घर की नौकरानी है और आप कह रहे हैं मैं उस नौकरानी की शादी अपने पोते से करा दूं? कभी नहीं। दादी माँ की ये तेज आवाज सुन उस बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर अब आप मुझसे मत कहिएगा, कोई उपाय बताऊं और आपका पोता जल्दी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि उपाय यही है, इस लड़की के आपके पोते से जुड़ते ही सब ठीक होने लगेगा। उस बुजुर्ग आदमी की इन बातों को सुन दादी माँ जो थोड़ी भड़क उठी थी अब वो किसी सोच में डूब जाती है। कुछ पल बाद दादी माँ अपनी सोच से बाहर आई। उन्होंने एक नज़र किचन की तरफ देखा जहाँ निशी थी। फिर वो उस बुजुर्ग आदमी से बोली, गुरुजी, अगर कुछ ऐसा हो जाए, इस लड़की की शादी मैं अपने पोते से करूं भी न, और ये उसकी पत्नी बन मेरे पोते से जुड़ भी जाए, और जब मेरा पोता ठीक हो जाए ये लड़की उसके जीवन से चली जाए। दादी माँ की इन बातों को सुन उस बुजुर्ग आदमी की भान आपस में जुड़ गई और उसने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? दादी माँ ने कहा, आप ये बताइए, अगर ये लड़की बिना शादी के मेरे पोते के साथ उसकी पत्नी बनकर रहेगी तो क्या सब ठीक होगा? उद्धरण चिन्ह। दादी माँ का ये सवाल सुन अब वो बुजुर्ग आदमी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद वो धीरे से हाँ में सिर हिला देता है, जो देख दादी माँ के चेहरे पर चमक आ जाती है। उन्होंने एक बार फिर किचन की तरफ देखा जहाँ उन्हें अब निशी नजर आती है और उनकी नज़र निशी पर टिक सी जाती है। और आज के बाद दिन रात सुबह शाम दादी माँ की नज़र निशी पर ही टिकी रहती है। कई बार उन्होंने निशी से बात कर उससे जानने की कोशिश की कि उसकी शादी में क्या रुचि है, जिस पर निशी कोई खास रिस्पांस नहीं करती थी, जिसकी वजह से दादी माँ उससे आगे कुछ नहीं कहती थी। पर मन में दादी माँ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर निशी बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, चेहरा आंसू से भरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े खून की छींटों से सने हुए थे। थोड़ी देर बाद उस ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं और वो निशी से बोले, तुमने अब तक पैसे नहीं जमा किए, तुम्हारी माँ की हालत बहुत बुरी है, एक्सीडेंट से ब्लड पूरा जम गया है, अगर जल्द ही उनका इलाज नहीं शुरू हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की ये बात सुन पहले से ही बेकार हालत निशी की हालत और बुरी हो जाती है।
वो तेज तेज रोने लगती है और डॉक्टर को उसकी माँ का इलाज करने को कहती है। पर डॉक्टर कहते हैं पहले पैसे फिर ही सब होगा। डॉक्टर चला जाता है। निशी रोते हुए खड़ी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। पर तभी कोई एक मोटी नोट की गड्डी रोती हुई निशी के सामने करती है और अपनी रौबदार आवाज में बोली, खुद को मुझे बेच दो तुम और अपनी माँ को बचा लो। एपिसोड 138। निशी बनी सबकी नज़रों में गुनाहगार। पर डॉक्टर कहते हैं पहले पैसे फिर ही सब होगा। डॉक्टर चला जाता है। निशी रोते हुए खड़ी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। पर तभी कोई एक मोटी नोट की गड्डी रोती हुई निशी के सामने करती है और अपनी रौबदार आवाज में बोली, खुद को मुझे बेच दो तुम और अपनी माँ को बचा लो। अब आगे। निशी की माँ का एक्सीडेंट हुआ था। वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में थी। डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे थे क्योंकि निशी के पास ऑपरेशन जैसे महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अपनी माँ का इलाज न हो पाने की वजह से निशी ऑपरेशन रूम के बाहर रोती हुई खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे, कैसे अपनी माँ को बचाए। निशी का अपनी माँ को खोने के डर से रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। पर तभी किसी ने नोटों की मोटी गड्डी रोती हुई निशी के सामने किया और अपनी रौबदार आवाज में बोली, खुद को मुझे बेच दो तुम और अपनी माँ को बचा लो। अचानक इतने पैसे देख और जिसने भी वो बात बोली थी उसे सुन रोती हुई निशी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। वो ऐसे ही भाव से उस शख्स की तरफ देखती है। वो शख्स दादी माँ थी। दादी माँ को देख निशी और हैरान हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, दादी माँ। निशी को हैरान देख दादी माँ कुछ रिएक्ट नहीं करती बल्कि वो अपनी बात बोलती हैं। ऐसे हैरान क्या हो रही हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। ये पैसों को लो, अपनी माँ का इलाज करवाओ और बदले में तुम्हें बस खुद को मुझे सौंप देना है। ऐसा समझ सकती हो मैं तुम्हें इन पैसों से खरीद रही हूँ और तुम खुद को बेच रही हो। दादी माँ की इन बातों को सुन निशी हैरान तो थी ही साथ ही अब वो बहुत अजीब नज़रों से उन्हें देख रही थी। वो मजबूर थी और दादी माँ उसे खरीदना चाहती थी। खैर निशी मजबूर जरूर थी पर वो दादी माँ से न पैसे लेती है और न ही उनकी बात मानती है। दादी माँ को इससे चिढ़ मचती है और वो बोली, सोच लो तुम खुद को बेचकर तुम अपनी माँ को बचा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। दादी माँ के इस बात पर निशी खामोश रहती है। निशी की तरफ से कोई जवाब न पाकर दादी माँ थोड़े गुस्से से यहाँ से जाने लगती है। पर तभी डॉक्टर फिर आया और उसने फिर से निशी से पैसों का कहा, साथ ही बताया कि उसकी माँ की हालत और बिगड़ रही है। निशी एक बार फिर बहुत परेशान हो उठती है और फिर वो अचानक ही बिना किसी भाव के यहाँ से जाती हुई दादी माँ से बोली, दादी माँ मैं खुद को आपको बेच रही हूँ। निशी की ये बात और दादी माँ के कदम रुक गए, साथ ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। यूं ही वो निशी की तरफ देखती हैं जिसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा भाव रहित था, जिससे दादी माँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दादी माँ निशी के पास गई और अब उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए पैसों को निशी के हाथ में रख दिया। फिर अपनी वही रौबदार आवाज में बोली, ये लो तुम्हारी कीमत, जरूरत पड़ी तो और दूंगी, पर इसके बदले तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। और हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच ये जो कुछ भी हो रहा है तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगी, समझी। निशी जिसने अपनी माँ के लिए खुद को बेचने का फैसला कर लिया था, उसने शांति से दादी माँ की बात सुनी और उनकी हर बात पर किसी मूर्त की तरह हाँ में सिर हिलाती गई। थोड़ी देर बाद दादी माँ यहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही निशी अपने हाथों में रखे पैसों को कसकर भींच लेती है और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बह चलते हैं, जो कि साफ बयां कर रहे थे जो उसने किया वो उससे खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद निशी की माँ ठीक हो चुकी थी। वो उन्हें हॉस्पिटल से घर लेकर जाती है, फिर नोगामी मेंशन वापस आती है। इस बीच निशी ने वही किया जो दादी माँ चाहती थी। उसने दादी माँ और अपने बीच हुई बात को किसी से नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। गायत्री जी कई बार निशी से सवाल भी करती कि उनके ऑपरेशन के लिए निशी ने पैसे कहाँ से लाए, पर निशी उन्हें कुछ नहीं बताती है, बस बातों को टाल देती। अपने माँ के एक्सीडेंट की वजह से कुछ दिनों के लिए निशी नोगामी मेंशन से चली गई थी, पर जिस दिन वो नोगामी मेंशन वापस आए उस दिन मेंशन में आते ही वो सीधे दादी माँ के रूम में गई, जहाँ निशी ने दादी माँ से सवाल किया, दादी माँ आप मुझसे क्या चाहती हैं। निशी के इस सवाल पर दादी माँ ने कहा, तुम मेरे पोते वर्चस्व से शादी कर लो। अचानक शादी की बात, वो भी वर्चस्व से, जिससे निशी बहुत डरती थी। निशी हैरान हो जाती है पर वो इस बारे में दादी माँ से कुछ कहती, मुझसे कोई सवाल मत करना, जो कह रही हूँ बस वो करती जाओ। बहुत जल्द तुम्हें शादी की तारीख पता चल जाएगी।
और तुम भूली तो नहीं हो ना, तुम्हें ये बातें कभी किसी को नहीं बताना है। ये बातें दादी माँ ने कही और इन्हीं बातों से उन्होंने निशी को खामोश कर दिया। निशी धीरे से हाँ में सिर हिला देती है, जो देख दादी माँ एक गहरी सांस लेती है। फिर वो थोड़ा निशी के करीब गई और अब उसके सामने अपना हाथ आगे करते हुए बोली, निशी तुम मुझसे वादा करो, मेरा पोता जैसा भी होगा, बिना किसी सवाल के तुम उसे अपनाओगी। शादी के बाद तुम्हारे और उसके बीच कुछ भी हो, तुम्हारी मर्जी हो या न हो, तुम सब स्वीकार करोगी। तुम्हारे और उसके बीच कुछ भी हो, तुम किसी को बता नहीं सकती। तुम इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाओगी, अपने पति की एक अच्छी पत्नी बनकर रहोगी। दादी माँ ने ये सब निशी से वादे मांगे और निशी दादी माँ के हाथ में अपना हाथ उनकी इन बातों को दोहराते हुए उन्हें वादा दे देती है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। पर इस वादे के बाद दादी माँ ने कुछ ऐसा कहा जो निशी के होश उड़ा देता है। दादी माँ ने एक सख्त आवाज में कहा, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होगा, इसलिए इसमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना। तुम उम्मीद लगाओगी तो खाली हाथ ही रह जाओगी। एक तरफ दादी माँ ने निशी से वादा लिया कि वो इस शादी को दिल से निभाए, फिर एक तरफ उन्होंने ये कह दिया कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे में निशी के होश उड़ने लाजमी थे। उसके मन में कई सवाल भी आए, पर वो सवाल बनकर ही रह गए, क्योंकि निशी दादी माँ की हाथों की कठपुतली बन चुकी थी, जहाँ वो सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, बस वो जो बोल रही थी करते जाओ। निशी से शादी की बात कर दादी माँ ने वर्चस्व से शादी की बात की। वर्चस्व उस वक्त लंदन में था। पहले शादी की बात सुन वर्चस्व मना कर देता है, पर जब उसे पता चला दादी उसकी शादी निशी से करा रही हैं, जिसे वो बचपन से चाहता है, वो खुश हो जाता है। पर इस खुशी के बावजूद भी वर्चस्व निशी से शादी करने से मना कर देता है, ये बोलकर कि वो अभी जैसे हालातों से गुजर रहा है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। वर्चस्व ने शादी के लिए मना किया तो भी दादी माँ नहीं मानी, वो जो चाहती थी वही किया उन्होंने। फिर एक दिन उन्होंने निशी को दुल्हन बना मंडप पर बैठा दिया और उसे वर्चस्व की नाम भर की पत्नी बना दी, जिससे वर्चस्व और निशी खुद अनजान थी कि ये शादी नहीं है, बस दादी की साजिश है। निशी तब 19 साल की थी, ज्यादा समझ नहीं थी उसमें उस वक्त। उन्होंने बस निशी को अपनी बातों में फंसा रखा था। पर निशी की तरह वर्चस्व नहीं था, वो ऐसी शादी के खिलाफ था, इसलिए वो तुरंत ही लंदन से इंडिया आता है। पर तब तक निशी उसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजा चुकी थी। इस बात को लेकर वर्चस्व और दादी माँ के बीच बहुत बहस भी होती है, पर दादी माँ उन्होंने, मुझे निशी पसंद थी इसलिए मैंने उसे तुम्हारी पत्नी बनाई वर्चस्व। अब तुम्हारी मर्जी हो या न हो, वो तुम्हारी पत्नी है। जाओ जाकर देखो अपने रूम में, वो तुम्हारी सुहागन बनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इन बातों को बोल दादी माँ जबरदस्ती वर्चस्व पर निशी को थोप देती हैं। वर्चस्व के सवाल यही खत्म नहीं हुए थे, उसके मन में बहुत सवाल आए थे जिनके वो जवाब चाहता था। पर फिर वो अपने इन सारे सवालों को भूल गया जब वो अपने रूम में गया और वहां उसने निशी को दुल्हन के रूप में देखा। वर्चस्व सब भूल गया कि निशी उसकी वाइफ कैसे बनी, बस उसने निशी को एक्सेप्ट कर लिया, उसे अपनी बीवी मान लिया। इसके बाद वर्चस्व ने दादी माँ से कभी कोई सवाल नहीं किया। वर्चस्व की नज़र में उसकी बीवी निशी बन चुकी थी और निशी के लिए वर्चस्व उसका हस्बैंड, जिसे उसने अपनाया भी था और प्यार भी करने लगी थी। फ्लैशबैक एंड। ये सारी बातें दादी माँ ने वर्चस्व को बताईं। ये वो बातें थीं जिन्हें बस निशी और दादी माँ जानती थी, और दादी माँ ने निशी को किसी से भी कुछ न बताने का वादा लिया था, जिसके चलते निशी ने ये बातें कभी किसी से नहीं कहीं। आखिर वो किसी से कहती भी क्या, क्योंकि पहले वो मजबूर थी और बाद में वो मजबूरी नहीं थी, पर उसके लिए वर्चस्व के साथ रिश्ता पक्का था। वर्चस्व उसके लिए उसका पति था। वो शायद उन बातों को भूल भी चुकी थी कि वो मजबूरी में वर्चस्व के साथ जुड़ी थी। लेकिन जिन बातों को दादी माँ ने निशी को छुपाने को कही थी, आज उन्होंने खुद वर्चस्व के सामने, सबके सामने कह दिया, और उनकी हर बात में बस निशी के लिए नफरत थी। इन बातों को बताकर भी दादी माँ खामोश नहीं हुई थी। वो अभी भी वर्चस्व से बोली, सुना वर्चस्व, तुमने इस लड़की की सच्चाई, ये पैसों के लिए तुम्हारे जीवन में आई थी, और इस लड़की की हिम्मत तो देखो, जिसके लिए मैं इसे तुम्हारे जीवन में लाई थी, ये उसने किया ही नहीं, ये तुम्हें छोड़कर चली गई। यही मेरी गलती थी जो इस लड़की पर विश्वास किया था न मैंने। काश मैंने उस आदमी की बात मान इसे तुम्हारे जीवन में लाया ही नहीं होता। वर्चस्व, अब तुम समझ गए होगे ना, ये लड़की तुम्हारी कुछ नहीं है, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय एक मालिक और एक गुलाम के, एक खरीदी हुई गुलाम के। ये लड़की बस इस घर की नौकरानी और तुम्हारी गुलाम है।
इन बातों को दादी माँ ने एकदम चीख चीख कर कहा और अब वो चुप होती हैं। वही दादी माँ ने ये जो कुछ भी बताया उसे सुन फिलहाल तो कोई कुछ रिएक्ट करने की हालत में ही नहीं था। सबके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी जो वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। वही निशी, वो भी सब की तरह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये खेल दादी माँ ने उसी के साथ खेला था और जिसमें उन्होंने आज निशी को ही फंसा दिया था। तभी तो सभी लोग अब निशी को अजीब नज़र से देख रहे थे, यहाँ तक कि वर्चस्व भी। और जैसे निशी रिएक्ट कर रही थी वो सब साफ बयां कर रहा था कि दादी माँ की बात झूठी नहीं है। निशी किसी गुनाहगार की तरह सबके बीच खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे मगर नजरें झुकी हुई थी, खासतौर पर वर्चस्व से निशी और नजरें मिला पा रही थी। और सबकी अजीब नजरें निशी पर टिकी हुई देख दादी माँ के चेहरे पर एक रौबदार भाव आ जाता है। एपिसोड 139। दादी माँ ने फेंका निशी को मेंशन के बाहर। और जैसे निशी रिएक्ट कर रही थी वो सब साफ बयां कर रहा था कि दादी माँ की बात झूठी नहीं है। निशी किसी गुनाहगार की तरह सबके बीच खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे मगर नजरें झुकी हुई थी, खासतौर पर वर्चस्व से निशी और नजरें मिला पा रही थी। और सबकी अजीब नजरें निशी पर टिकी हुई देख दादी माँ के चेहरे पर एक रौबदार भाव आ जाता है। अब आगे 2 साल पहले जो दादी माँ ने निशी का सौदा कर उसे वर्चस्व की लाइफ में लाई थी, उसका सच आज दादी माँ ने सबके सामने खुद बताया था। उनकी सब बातों को सुन सभी लोग बहुत हैरान थे, साथ ही सभी निशी को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। वर्चस्व भी निशी को ऐसी ही नज़रों से देख रहा था। निशी सबके बीच किसी गुनाहगार की तरह खड़ी थी और जैसे वर्चस्व उसे देख रहा था उससे निशी की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं और वो अब उससे नजरें भी नहीं मिला पाती है। वर्चस्व निशी के बीच ये सब देख दादी माँ के चेहरे पर रौबदार भाव आ जाते हैं और जो वो थोड़ी खामोश हुई थी वो फिर से बोली। दादी माँ अपनी रौबदार आवाज में वर्चस्व से बोली, वर्चस्व अब बोलो तुम इस लड़की को अपनी बीबी। वर्चस्व खामोश था और उसकी नज़र निशी पर टिकी हुई थी। वर्चस्व को खामोश देख दादी माँ के चेहरे पर घमंड भरे भाव आ गए और आगे वो इसी भाव से बोली, नहीं बोलोगे न अब तुम इसे अपनी बीबी, क्योंकि ये तुम्हारी कुछ है ही नहीं और तुम्हारे साथ साथ अब ये इस मेंशन की भी कुछ नहीं है। इसके अब इस मेंशन में एक नौकरानी तक की भी औकात नहीं है। ये बात बोल दादी माँ अब निशी को नफरत से देखती हैं। फिर वो निशी के पास गई और उन्होंने कसकर निशी का हाथ पकड़ लिया, साथ ही वो निशी के चेहरे को घूरते हुए एक नफरत भरी आवाज में बोली, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है निशी। इसी बात के साथ दादी माँ निशी का हाथ पकड़े हुए उसे अपने साथ खींचते हुए मेंशन के डोर की तरफ ले जाने लगती हैं। दादी माँ निशी को मेंशन से निकाल रही थी और उनके ऐसा करने पर वंश, मिष्ठी, स्वाति जी सभी जो हैरान थे उन्हें एक और झटका लगता है। वही वर्चस्व वो अभी भी खामोश खड़ा था। दादी माँ उसकी आंखों के सामने से निशी को खींचते हुए लेकर गई, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। वर्चस्व का कुछ न बोलना दादी माँ को एक जीत जैसा महसूस होता है। उनके चेहरे पर घमंड के भाव बढ़ते ही जा रहा थे और वो यूं ही निशी को ले जाकर मेंशन के डोर के बाहर एक झटके से फेंक देती हैं। हाँ, उन्होंने निशी को फेंका ही था, वो एकदम निशी को डोर के बाहर धक्का सा दे देती हैं। दादी माँ ने निशी को इतनी जोर से धक्का दिया कि निशी मुंह के बल वही डोर के बाहर बहुत जोर से गिरने को होती है। पर निशी के बस पैर ही डगमगाए थे, लेकिन वो गिरती तभी 2 मजबूत बाजुओं ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, जिसके चलते निशी नहीं गिरती है, नहीं तो शायद वो गिरती तो उसे गहरी चोट लग सकती थी। निशी गिरने वाली थी इसलिए उसके चेहरे पर डर भरे भाव थे, पर अब जब वो नहीं गिरी तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर उसने उस शख्स की तरफ देखा जिसकी बाहों में वो थी। निशी ने उस शख्स को देखा तो उसकी नज़र उस पर ठहर सी गई। वो शख्स वर्चस्व था जो कब से खामोश था, लेकिन अब वो निशी के पास उसके साथ था। जो कुछ दादी माँ ने वर्चस्व को बताया और कुछ समय पहले जैसे वो अजीब नज़रों से निशी को देख रहा था, उससे निशी डर गई थी कि वर्चस्व उसके पास नहीं आएगा। पर अभी जिस तरह वर्चस्व ने निशी को संभाला वो निशी की सोच के बिल्कुल अलग था। तभी तो निशी की नज़र वर्चस्व पर ठहर सी गई थी, मतलब वो थोड़ी हैरान थी। वहीं अचानक वर्चस्व को निशी के पास देख और उसे निशी को अपनी बाहों में संभालता देख दादी माँ के चेहरे पर जो घमंड भरे भाव थे वो अब फीका पड़ जाता है और वो यूं ही बोली, वर्चस्व तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस लड़की। दादी माँ अब इससे आगे एक भी शब्द कहती तभी वर्चस्व ने अपनी लाल पड़ी आंखों से उनको बेहद डरावने तरीके से घूरा और अपनी भारी तेज में बोला, दादी माँ अब और नहीं, अब अगर आपने निशी को कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा।
एंड अभी जो ये आपने निशी के साथ किया है, अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो सच कह रहा हूँ, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। फिर मैं ये भी नहीं सोचूंगा आप मेरी कौन है। वर्चस्व ने ये बातें ऐसी कही जैसे हाँ वो सच में ऐसा कर देगा। और वर्चस्व की ये बातें सुन दादी माँ को एक बड़ा धक्का सा लगता है। उनको धक्का लगना ही था क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा वर्चस्व निशी के लिए उनसे इस तरह लड़ेगा, ऐसी बातें बोलेगा। वहीं बाकी लोग के भी होश उड़ चुके थे। वर्चस्व की बात सुन दादी माँ को धक्का जरूर लगा था, पर एक बार फिर उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो अब इसी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, वर्चस्व तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और तुम इस लड़की का सच जान भी इसके लिए मुझसे अभी भी लड़ रहे हो। हाँ लड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने जो निशी के साथ किया है दादी माँ, वो मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ। अगर मजबूर वो थी तो उसका फायदा आपने उठाया। गलत वो नहीं, गलत आप हैं। ये बातें वर्चस्व ने कही, जिसे सुन अब दादी माँ और हैरान होती हैं, क्योंकि दादी माँ ने सब कुछ वर्चस्व को इसलिए बताया था ताकि वो उनकी बात माने, लेकिन हुआ क्या, वर्चस्व तो फिर से उनके खिलाफ हो गया। दादी माँ के चेहरे के होश उड़े देख वर्चस्व स्mirk कर देता है। फिर उसने अपनी पास खड़ी निशी की कमर में हाथ डाला, उसे काफी हद से खुद के करीब किया और दादी माँ की आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह। दादी माँ आपने क्या कहा था? निशी मेरी बीबी नहीं है तो अब आप सुनिए जवाब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निशी कैसे भी मेरी लाइफ में आए हो। उद्धरण चिन्ह। वो मेरे लिए कल भी मेरी बीबी थी, आज भी मेरी बीबी है और हमेशा वो मेरी बीबी रहेगी। और मैं उसका हस्बैंड हूँ। और सुनना है आपको तो सुनिए, वो बस मेरी है और मैं बस उसका। और आपने क्या बताया था? निशी मेरी नाम भर की बीबी है, मैंने उससे शादी नहीं की है। तो इसका जवाब भी सुनिए। जो 2 साल पहले आपने दिखावे की शादी का साजिश किया था, अब मैं उसे सच करूंगा, मैं निशी से शादी करूंगा। उसकी मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरूंगा, उसके गले में अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाऊंगा, उसके साथ 7 फेरे लूंगा। मैं अब उसके साथ पूरे रस्मों कसमों के साथ शादी करूंगा। और हाँ ये भी कहा था ना आपने, उसके लिए अब इस मेंशन में कोई जगह नहीं है। तो अब वो ये मेंशन में मेरी बीबी बनकर आएगी और पूरे हक से यहाँ की मालकिन बनकर रहेगी। वर्चस्व एक एक कर दादी माँ की हर बात का जवाब दे रहा था जो दादी माँ ने निशी को कहा था। और वर्चस्व की इन बातों को सुन दादी माँ के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उन्हें वर्चस्व की ये बातें कितनी बुरी तरह चुभ रही हो। पर इन बातों के आगे वर्चस्व कुछ कहता तभी अब बीच में दादी माँ गुस्से से चिल्लाती है, वर्चस्व तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वर्चस्व दादी माँ से भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाता है, मैं ऐसा ही करूंगा दादी माँ। वर्चस्व के यूं चिल्लाने पर दादी माँ उसको बड़ी बड़ी आंखें कर देखने लगती हैं, जिससे वर्चस्व को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे आगे वर्चस्व फिर दादी माँ से कोई बहस नहीं करता है, बस वो अपनी गहरी आंखों से उन्हें घूर रहा था और उनको घूरते हुए वो अब निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है। ये देख दादी माँ दंग रह जाती है, साथ ही अपने दांतों को भींच लेती हैं। उन्होंने फिर से कुछ कहना चाहा वर्चस्व से, पर वर्चस्व ने अब उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो निशी को अपनी बाहों में लिए यहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने स्वाति जी से कहा, माँ मेरी बीबी का गृह प्रवेश बहुत धूमधाम से होना चाहिए। वर्चस्व की ये बात दादी माँ के कानों में गई तो अब उन्होंने बहुत बुरी तरह अपने दांतों को भींच लिया और उनकी नज़र वर्चस्व की बाहों में रही निशी पर टिकी हुई थी, जो कि उसकी बाहों में अब सिमट चुकी थी। निशी ने वर्चस्व के बेक के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेटे हुए उसे काफी कसकर पकड़ा हुआ था। वर्चस्व निशी की ये क्लोजनेस देख दादी माँ की आंखों में आग जलने लगती है। वहीं वर्चस्व निशी को लेकर अपनी कार के पास आता है जो सामने ही खड़ी थी। वर्चस्व ने यहाँ भी निशी को अपनी बाहों से उतारा नहीं, वो उसे अपनी बाहों में ही लिए हुए ड्राइविंग सीट पर बैठता है। निशी उसकी गोद में बैठी रहती है। दादी माँ ये सब भी देख रही थी और ये सब देख वो सब साफ समझ रही थी कि वर्चस्व के लिए निशी कितनी खास है। दादी माँ एक बार फिर गुस्से से लाल पड़ जाती हैं। वर्चस्व का निशी को यूं चाहना दादी माँ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर अब वो खामोश थी। वहीं वर्चस्व निशी को लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ घंटे बाद वर्चस्व का विला। वर्चस्व निशी को लेकर विला आता है। वो अब भी निशी को खुद से दूर नहीं करता है। वो निशी को अपनी बाहों में लिए हुए ही कार से बाहर आता है, फिर विला के अंदर चला जाता है। वहीं निशी अब खामोश थी। वो तो तब से ही खामोश थी जब से दादी माँ ने वो सब सच बताया कि कैसे उन्होंने निशी का यूज किया। वर्चस्व निशी को लेकर अपने रूम में आता है। वहां उसने निशी को बेड पर बैठाया।
निशी नजरें झुकाकर बैठी थी, ऐसे जैसे वो कहीं खोई हुई हो। निशी को यूं देख वर्चस्व ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने निशी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के पंजों में भरा और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोला, बीबी मुझसे बात करो। बीबी। वर्चस्व के इतना बोलने से खामोश निशी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन वो जो नजरें झुकाकर बैठी थी वो अपनी नजरों को उठा वर्चस्व के चेहरे को देखती है। निशी कुछ पल उसके चेहरे को देखते ही रह जाती है, फिर अचानक ही उसकी सूखी आंखों से आंसू बह चलते हैं और वो कुछ बुदबुदाने लगती है। वर्चस्व मैंने खुद को बेचा था, पर वो मैंने माँ को बचाने के लिए किया था। वो हमारी झूठी शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी दादी माँ मेरी शादी तुमसे क्यों कराना चाहती थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। वर्चस्व मैंने खुद को बेचा जरूर था, पर मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए नहीं की थी। एपिसोड 140। वर्चस्व ने किया निशी को शादी के लिए प्रपोज, 1 घंटे की पैशनेट किस। वर्चस्व मैंने खुद को बेचा था, पर वो मैंने माँ को बचाने के लिए किया था। वो हमारी झूठी शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी दादी माँ मेरी शादी तुमसे क्यों कराना चाहती थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। वर्चस्व मैंने खुद को बेचा जरूर था, पर मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए नहीं की थी। अब आगे। निशी बेड पर बैठी हुई थी, वर्चस्व उसके सामने बैठा हुआ था, उसने निशी के चेहरे को अपने हाथों में भरा हुआ था। वहीं निशी की आंखों में आंसू थे और वो यूं ही कुछ बड़बड़ा रही थी। वर्चस्व मैंने खुद को बेचा था, पर वो मैंने माँ को बचाने के लिए किया था। वर्चस्व मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए नहीं की थी। मैंने कोई खेल नहीं खेला। वर्चस्व मुझे हमारी झूठी शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं जानती थी तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। निशी ने जैसे ही ये बात, अब उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। वही वर्चस्व उससे निशी की ये बात तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो बर्दाश्त नहीं होती है, उसके चेहरे के भाव शक पर जाते हैं, जिसे वो कंट्रोल करता है। फिर वर्चस्व इससे आगे निशी को कुछ कहने नहीं देता है। शशिश। निशी, डोंट एवर से दैट अगेन। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं था जो मैंने दादी माँ से कहा था? मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तुम आज भी मेरी बीवी हो। तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। आई डोंट केयर हमारी शादी हुई है या नहीं। वर्चस्व की इन बातों को सुन रोती हुई निशी ने वर्चस्व की आंखों में देखा। निशी वर्चस्व की आंखों में ऐसे देखती है जैसे वो उससे सवाल कर रही हो कि क्या सच में उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी उसे अपनी वाइफ मानता है। निशी के यूं देखने से वर्चस्व अपनी आंखों की पलकों को झपका देता है और निशी के सवालों का जवाब दे देता है। वर्चस्व की पलकों की झपक देख निशी के रोते हुए चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है। वहीं वर्चस्व अपने हाथों से निशी के आंसू पोंछने लगता है, फिर उसने एक बार फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा, उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया और उसके माथे पर अपने होंठ रख उसके माथे को प्यार से चूम लिया। वर्चस्व ने निशी का माथा चूमा तो उस एहसास में निशी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और जब निशी ने अपनी आंखों को खोला तो उसने वर्चस्व को अपने सामने नहीं पाया, बल्कि अपने पैरों के पास पाया। निशी बेड पर साइड पर अपने पैरों को झुला कर बैठी थी और वर्चस्व अब उसके पैरों के सामने नीचे फर्श पर अपने घुटने के बल बैठा हुआ था। वर्चस्व को ऐसे बैठे देख निशी की भान आपस में जुड़ गई और उसने कहा, वर्चस्व तुम नीचे ऐसे क्यों बैठे हो? वर्चस्व निशी के चेहरे को देख रहा था, वो भी ऐसे जैसे वो उसके चेहरे को देखने में खोया हुआ हो। यूं ही वर्चस्व ने निशी का लेफ्ट हाथ पकड़ा और उसे अपने दोनों हाथों से थामते हुए एक प्यार भरी आवाज में बोला, विल यू मैरी मी बीबी? वर्चस्व ने जैसे ही ये कहा निशी हैरान हो गई, साथ ही उसे अब समझ आया वर्चस्व ये क्या कर रहा था। वर्चस्व निशी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। निशी तो हैरान हो गई, लेकिन वही वर्चस्व ने फिर से कहा, बीबी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक ऐसी शादी जिसमें हम दोनों सब कुछ साथ में करें, जहां तुम मेरी दुल्हन बनो, मैं तुम्हारा दुल्हा, वो रस्में वो कस्में, जो भी होता होगा सब कुछ। बीबी बोलो, विल यू मैरी मी? इन सारी बातों को बोल अब वर्चस्व चुप हो गया। वही निशी अभी भी हैरान थी और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि वर्चस्व सचमुच उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब निशी हैरानी की दुनिया से वापस आई तो वो बेहद ही प्यार से वर्चस्व को देखने लगी। वर्चस्व ने कुछ निशी के लिए स्पेल नहीं किया था, पर जैसे उसने निशी को शादी के लिए प्रपोज किया,
वो निशी को बहुत पसंद आता है, तभी तो वो अब वर्चस्व को प्यार से देख रही थी। हाँ, पहले वो हैरान थी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्चस्व ऐसे शादी के लिए बोलेगा। निशी कुछ पल नीचे बैठे वर्चस्व को प्यार से देखती रह गई, फिर वो बेड से उठी और जाकर वर्चस्व के सामने, उसके बराबर में, अपने घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठ जाती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगा, और वर्चस्व के ऐसे देखने से अब पता नहीं क्यों निशी शर्मा रही थी। निशी का चेहरा हल्का लाल पड़ गया था, इतना ही नहीं अब तो उसकी सांसें भी तेज हो चली थी और दिल की धड़कन भी। वर्चस्व के सामने बैठ निशी थोड़ा उसके करीब गई, फिर अगले ही पल अचानक ही वो वर्चस्व के ऊपर कूद पड़ी। निशी वर्चस्व के ऊपर चढ़ते हुए, उससे जोरों से लिपटते हुए उसे कसकर हक कर लेती है। निशी के ऐसा करने पर अब वर्चस्व को थोड़ी हैरानी हुई, पर फिर उसने निशी को अपनी बाहों में भर लिया। वर्चस्व की बाहों का स्पर्श पाकर निशी और उससे चिपक गई, फिर वो वर्चस्व के नेक पर अपनी मंदगर्म सांसें छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, यस यस, मैं तुमसे शादी करूंगी। यस, आई विल मैरी यू, हबी। निशी ने वर्चस्व से शादी के लिए हाँ कह दिया, जिसका जब से वर्चस्व इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वर्चस्व का ध्यान इसमें नहीं था कि निशी ने हाँ बोला, बल्कि उसका ध्यान तो किसी और चीज पर ही था। वर्चस्व खुद से निशी को अलग करता है और थोड़ी अजीब नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, बीबी अभी तुमने क्या कहा? निशी अभी भी शर्मा रही थी और वो धीरे से बोली, आई विल मैरी यू। वर्चस्व ने कहा, नहीं नहीं, इसके बाद। निशी जानती थी वर्चस्व उससे क्या सुनना चाहता है, इसलिए वो अब भोली बनते हुए बोली, वर्चस्व इसके बाद कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। नो, तुमने कहा है, तुमने मुझे हबी कहा। ये बात वर्चस्व ने कही, जिसे सुन अब निशी मुस्कुरा देती है, फिर शर्माते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। इसी के साथ निशी एक बार फिर वर्चस्व से लिपट जाती है। उसने अपने होंठ वर्चस्व के कान पर रखे और बोली, हबी 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 हबी। निशी ने वर्चस्व के कान पर हबी वर्ड की रट लगा दी और जब वो रुकी तो उसने वर्चस्व के कान को हल्के से चूमते हुए कहा, लो तुम्हारा पागलपन शुरू होता, फिर से बोलो और बोलो। उससे पहले ही मैंने बोल दिया, पर मेरा मन अभी भी नहीं भरा है बीबी, फिर से बोलो तुम। ये बातें वर्चस्व ने कही, जिसे सुन निशी वर्चस्व से अलग हुई और अब वो उससे घूरने लगी। वर्चस्व ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, बोलो ना। निशी मुंह फुलाए हुए बोली, मैंने पहले ही इतना सारा बोल तो दिया। वर्चस्व ने अब निशी के बालों को कसकर अपने हाथों के पंजों में भरा और उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए एक सन की आवाज में बोला, बीबी बोलो। वर्चस्व की सन की आवाज सुन निशी ने अपना खून कटक लिया, साथ ही उसका मुंह ऐसा बन जाता है जैसे वो कहना चाहती हो, क्यों बोला उसने हबी, अब उसे इसकी भी रट लगानी पड़ेगी, जो कि निशी को करना ही पड़ता है। हबी हबी। निशी ऐसे ही वर्चस्व को रट लगा हबी बोलने लगी, फिर से बोलो, और ये बोल बोलकर वर्चस्व उससे बार बार वही बुलवा रहा था। हमेशा की तरह निशी फिर वर्चस्व के इस पागलपन से परेशान हो उठती है और अब की वर्चस्व उससे कहता, फिर बोलो। उससे पहले ही अब निशी वर्चस्व के होंठों से अपने होंठ जोड़ देती है और उसके मुंह को बंद कर देती है। अपने होंठों पर निशी के होंठों को फील कर वर्चस्व भूल ही जाता है कि वो अभी निशी से क्या करवा रहा था। अब उस पर निशी के होंठों को चूमने का जुनून सवार हो जाता है, जो कि वो शुरू भी कर चुका था। वर्चस्व काफी पैशनेटली निशी के होंठों को चूमने लगता है और शुरुआत वो निशी के निचले होंठ पर एक जोर का बाइट करते हुए करता है। दर्द में निशी अपनी आंखों को भींच लेती है, साथ ही उसका मुंह ऐसा बन जाता है जैसे वो कहना चाहती हो, एक मुसीबत से निकली तो दूसरी में फंस गई। निशी के होंठों को चूमते हुए वर्चस्व ने फिर से बाइट किया। अब की निशी के मुंह से आवाज निकल जाती, आह, और वो बुदबुदाती है, वर्चस्व बाइट मत करो, दर्द होता है। वर्चस्व निशी की आंखों में देखता है और बुदबुदाता है, किस मी बैक बीबी। इसी बात के साथ वर्चस्व फिर से निशी के होंठों पर बाइट कर देता है। निशी ने फिर से अपनी आंखों को भींच लिया और अब वो वर्चस्व के होंठों पर अपने होंठ चलाते हुए उसके होंठों को चूमने लगती है। निशी ने वर्चस्व के होंठों को चूमा तो अब वर्चस्व ने उसके होंठों को बाइट नहीं किया, बस एक एहसास के साथ, पेंशन के साथ और डीपल उसके होंठों को चूमता रहा। निशी भी वर्चस्व का बराबर साथ देती है। एक दूसरे के होंठों को चूमने में डूबे हुए दोनों वही फर्श पर बैठे बैठे फिर लेट जाते हैं। निशी नीचे होती है और वर्चस्व उसके ऊपर। कुछ समय बाद निशी वर्चस्व के शोल्डर पर अपने हाथों से मारने लगी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी। अब वर्चस्व ने निशी के होंठों को नहीं छोड़ा,
निशी जो अपने हाथों से उसके शोल्डर पर मार रही थी, वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उन्हें उसके सिर के ऊपर फर्श पर पिन कर देता है। वो चूमता रहा उसके होठों को। 1 घंटे तक निशी के होठों को बेतहाशा चूमने के बाद वर्चस्व ने उसे छोड़ा। दोनों पसीने से भीग चुके थे। वर्चस्व गहरी सांस ले रहा था, वहीं निशी उसकी तो सांसें अभी भी रुकी हुई थी। वर्चस्व ने निशी के माथे से अपना माथा जोड़ा और फुसफुसाती हुई आवाज में बोला, ब्रेथ बीबी, टेक अ डीप ब्रेथ। वर्चस्व की ये बात निशी के कानों में गई तो अब उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वर्चस्व जानता था, उसकी वजह से निशी परेशान हो चुकी थी और अब वो उसे जरूर गुस्से घूरेगी। इसलिए निशी उसे घूरती उससे पहले ही वर्चस्व ने निशी के होठों को सॉफ्ट तरीके से चूम लिया और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, आई लव यू बीबी। वर्चस्व की चालाकी निशी नहीं समझ पाई थी, उसे वर्चस्व का ये सॉफ्ट प्यार अच्छा लगा। उसने भी वर्चस्व के चेहरे को प्यार से देखा और बोली, आई लव योर टू हबी। और अब तुम इसका रट्टा लगाने के लिए मुझे मत बोल देना। ये बात बोल अब निशी वर्चस्व को घूरने लगी। वहीं उसकी बात पर वर्चस्व ने कहा, अगर मैंने कहा तो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी उसको अब बड़ा मुंह फुलाकर देखने लगी और बोली, तो मैं सो जाऊंगी।